1 से लेके 12 तक कंप्लीट हो गए। अब 13 से शुरू होगा सर ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर। दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग। अगले 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ ट्रू कॉस्ट पे, फिर 3-4 क्वेश्चन बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज़ पे ही है। तो काफ़ी 5-6 क्वेश्चन हैं इन दो कॉन्सेप्ट पे। आइए सर शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने देखो। एलरॉन लिमिटेड प्लान करता है कि हम डूम लिमिटेड को एक्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ये एक्वायरर है, ये टारगेट कंपनी है। द रिलेवेंट फाइनेंशियल डिटेल्स ऑफ द टू फर्म्स प्रायर टू द मर्जर अनाउंसमेंट आर एज अंडर। एलरॉन लिमिटेड, एक्वायरर, ये टारगेट। कभी भी ना एक्वायरर और ए और टी ये ऐसा लिखते चला करो। क्या होगा ना, जब वापस आगे का डेटा पढ़ के पीछे आप आओगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन किसको एक्वायर कर रहा है। सीधा यहाँ से ए और टी लिखा हुआ मिलेगा और आपको क्लियर कट आइडिया आ जाएगा। ठीक है। और एक्वायरर और टारगेट यही दो वर्ड इस्तेमाल करना मर्जर्स में। आप परचेसर और सेलर कर सकते हो, बायर सेलर कर सकते हो, एक्वायरर एक्वायरी कर सकते हो, पर मत करना, क्योंकि मैक्सिमम टाइम इंस्टीट्यूट ने एक्वायरर और टारगेट ऐसी ही वर्डिंग्स इस्तेमाल करी है। तो अगर आप चाहते हो आगे की क्वेश्चंस भी आपको आसान जाए तो आप वो आदत बना लो इस चीज़ को। ठीक है। अब आप बताओ, जो एक्वायरर है उसकी मार्केट प्राइस और नंबर ऑफ शेयर दिया है, टारगेट का भी मार्केट प्राइस और नंबर ऑफ शेयर दिया है। अगर आप निकालते हो तो मार्केट वैल्यू दोनों की निकलती है, इसकी निकलती है 1000 और इसकी निकलती है 250। मानते हो बात को? 1050 इंटू 20 लैक्स और 25 इंटू 10 लैक्स मार्केट वैल्यू दोनों कंपनी की निकल गई। इसके बाद द मर्जर इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट गेन्स विच हैव अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 200 लैक्स। इसको बोलते हैं सर सिनर्जी बेनिफिट। सिनर्जी बेनिफिट जो मैंने बोला ना अभी क्वेश्चन आने का है, दो कंपनी के एक साथ मर्ज होने की वजह से जो एक्स्ट्रा मार्केट वैल्यू में इंक्रीमेंट होता है उस चीज़ को सिनर्जी बेनिफिट बोलते हैं। सो दोनों कंपनी एलरॉन और डूम की जो मार्केट वैल्यू थी वो थी 1000 और 250। तो अगर कोई भी सिनर्जी बेनिफिट नहीं होता तो मर्जर के बाद में भी दोनों की मार्केट वैल्यू सिर्फ इन दोनों की टोटल होती, जो कि आ रहा है 1250। बट सिनर्जी गेन है इस क्वेश्चन में, तो टोटल मार्केट वैल्यू हो गई 1450 लैक्स। 1450 लाख रुपीस मर्जर के बाद मार्केट वैल्यू। ठीक है। द एक्सचेंज रेशियो एग्रीड इज 0.5। अब ध्यान देना, उनके पास कितने शेयर है? 10 लाख। तो 0.5 के हिसाब से आप कितना दोगे उनको? 5 लाख। मर्जर के बाद आपके 20 + 5 25 लाख शेयर्स हो जाएंगे। और एक और चीज़ अगर आप ध्यान दोगे तो दोनों की शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसी रहेगी? एलरॉन लिमिटेड के पास 20/25 यानी कि 80% शेयर होल्डिंग रहेगी, और डूम लिमिटेड के पास 5/25 यानी कि 20% शेयर होल्डिंग रहेगी। यानी कि जो डूम लिमिटेड के शेयर होल्डर्स थे उनको मर्जर के बाद की कंपनी में 20% हिस्सा मिल रहा है। अच्छा, तो उसी एंगल से हम इस चीज़ को भी डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा हमने पहले एक क्वेश्चन में करा था। तो 80-20 में अगर हम डिवाइड करें तो कितनी वैल्यू आती है? दैट्स 1160 और 290। ये है एलरॉन और डूम लिमिटेड की मार्केट वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी जगह है, मैं यहाँ ले लेता हूँ, क्यों ख़राब करें ना थोड़ा सा, क्योंकि यहीं से सब कुछ चलना है। सो आफ्टर मर्जर मार्केट वैल्यू आई 1450। इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया हमने, 80% और 20%। यह है एलरॉन का, यह है डूम का। तो हमारी मार्केट वैल्यू आती है ये 290 और ये 1160। अब बताओ, ये है आफ्टर मर्जर कंपनी में दोनों शेयर होल्डर्स की मार्केट वैल्यू। पर बिफोर मर्जर कितनी थी सर? 250 और इसकी थी 1000। सो लॉजिकली देखा जाए तो गेन और लॉस अगर हम निकालें तो वो आता है 160 और 40। और ये वो और कुछ नहीं, 200 लाख जो एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट मिला है उसको डिवाइड कर लिया है इन लोगों ने। 200 लाख का जो बेनिफिट मिला है उसका 20% हिस्सा ये ले गया और उसका 80% हिस्सा ये ले गया। कहानी खत्म। जो गेन हुआ है ना, अब देखना क्वेश्चन क्या बोलता है। व्हाट इज द ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एलरॉन लिमिटेड?
अब एलरॉन लिमिटेड के एंगल से देखो तो एलरॉन लिमिटेड यानी कि ये वो बोलता है कि मर्जर की कॉस्ट क्या पड़ी। सिंपल सी बात है, 250 लाख की कंपनी को मर्ज करवा के 290 लाख रुपीस आपने उनके शेयर होल्डर्स की वर्थ बना दी। यानी कि जो डिफरेंस आया 40 लाख्स का, ये आपने सिनर्जी बेनिफिट में से उनके साथ शेयर किया, तो उनको जो 40 लाख्स का फायदा हुआ है वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई। ये देखो 290 माइनस 250, ये दिस इज द ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर। ये तो इंस्टीट्यूट के हिसाब से आंसर हो गया, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर। क्यों, ये भी बताता हूं। अब एक जो डिबेटेबल पॉइंट है वो बोला जा सकता है कि सर 200 लाख की जो सिनर्जी गेन थी, अगर वो सिर्फ एलरॉन लिमिटेड की वजह से होती तो एलरॉन बोल सकता था कि देखो जो 200 का फायदा हमारा था उसमें से हमने 40 का फायदा आपके साथ शेयर करा है या आपको दिया है, तो इसलिए वो हमारी मर्जर की कीमत हो गई, क्योंकि आपको हमने कन्विंस करा मर्जर के लिए और उसके बदले हमको 40 लाख रुपए आपके वैल्यू बढ़ानी पड़ी। तो मान सकता हूं मैं ये चीज कि ये ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर 40 लाख सही है। लेकिन आप समझो, ये जो मर्जर की वजह से गेन होने वाला है 200 लाख का, वो एलरॉन लिमिटेड का अकेले का था ही नहीं। कभी एलरॉन लिमिटेड का अकेले का नहीं था, ये था दोनों की वजह से जो फायदा होने वाला है मर्जर का। तो ना ये 200 लाख एलरॉन का अकेले का था, ना डूम लिमिटेड का अकेले का था। ये फायदा तो सिर्फ तभी हो सकता था जब दोनों कंपनी मर्ज होती। तो इसमें कंट्रीब्यूशन दोनों का है। इसका मतलब किसी ने किसी का पैसा काटा नहीं है, या किसी ने कोई कीमत नहीं चुकाई है दूसरे को देने के लिए या कन्विंस करने के लिए। तो हम इसे कॉस्ट ऑफ मर्जर नहीं बोल सकते। कॉस्ट तो हम तब बोलते हैं किसी भी चीज को कि 50 करोड़ की कंपनी खरीदने के लिए हमने अगर 52.5 करोड़ यानी कि लेट से 52.5 यानी कि 2.5 करोड़ रुपए ज्यादा दिए, तो वो आपकी कॉस्ट हो गई मर्जर की, नहीं हुई क्या? देखेंगे आने वाले क्वेश्चंस में। तो वो जो 2.5 करोड़ है उसे कहा जाता है कॉस्ट ऑफ मर्जर। हालांकि इस क्वेश्चन में मैं सहमत नहीं हूं, पर क्या करें सर, अगर सेम टू सेम क्वेश्चन आया एग्जाम में तो हम ऐसा ही करेंगे जैसा इंस्टीट्यूट ने किया है, बिकॉज मार्क्स इंस्टीट्यूट के हिसाब से ही मिलते हैं। तो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए ध्यान में रखो, एग्जाम के लिए ध्यान में रखो। इतना आपको थोड़ा अपनी रिजिडिटी कम करनी पड़ती है कि चल जाने दे यार, एग्जाम के लिए तो पढ़ना है। लॉजिक अगर समझ आ रहा होगा, आप मुझसे अगर सहमत हो तो आप ये अप्रोच फॉलो करो कि एग्ज़ाम में जो इंस्टीट्यूट ने लिखा है वो फॉलो करो। एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अगर आप जाते हो, इन सब का काम पड़ता है, तो लॉजिक याद रखना, ठीक है। नहीं सहमत हो तो मतलब आप इस चीज़ के साथ ही हो, तो फिर भी आप यही आंसर लिखोगे। तो दोनों केस में मैं आपको यही आंसर लिखने के लिए बोल रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन आप लोगे होमवर्क। क्यों लेंगे सर? देखो इसमें भी मार्केट प्राइस नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है, इसमें भी 1:2 है, और इसमें गेन 200 लाख की जगह 120 लाख है। यहाँ पे भी पूछा है ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर क्या, और एग्जैक्टली उसी तरीके से उन्होंने निकाला है। तो ये भी आप एक बार कर लेना, December 21 ओल्ड सिलेबस में पूछा गया था, ध्यान देना। पिछला जो क्वेश्चन था ना वो November 14 में आया था, तो उसके ठीक 7 साल बाद वापस से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, सेम टू सेम फिगर्स चेंज करके। तो पॉसिबल है, पूछा जा सकता है। अब आओ सर ये वाले क्वेश्चन पे, ये भी आपका मर्जर की कॉस्ट पे ही है, पर देखते हैं कैसा। थोड़ा सा इसमें वैरायटी है इसलिए ले रहा हूँ। देखो आपको डे और नाइट लिमिटेड ऐसे दो कंपनीज दिखेगी यहाँ पे। नेट अर्निंग्स और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपको दिया है, तो इससे हम ईपीएस तो आसानी से निकाल सकते हैं। चलो शुरुआत तो करते हैं सर। अर्निंग्स ले लेते हैं 5 करोड़ की और 3.5 करोड़। नंबर ऑफ शेयर हम करोड़ में लिखेंगे तो वो हो गया 0.10 क्योंकि 10 लाख है, और 0.07। इससे ईपीएस आ जाएगा 50 और 50, दोनों का ईपीएस सेम है। पी रेशो अगर दिया है क्वेश्चन में तो वो है 20 और 15 डे और नाइट लिमिटेड। तो मार्केट प्राइस आ जाएगी 1000 और 750। इससे मार्केट वैल्यू भी आ जाएगी, अगर आप नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 करोड़ और
52.5 करोड़, ठीक है। सो ये है टारगेट कंपनी, ये है एक्वायरर। अगर दोनों कंपनी की मार्केट वैल्यू को आप टोटल करते हो, चलो दोनों कंपनी का तो छोड़ दो, बट टारगेट की मार्केट वैल्यू है 52.5 करोड़। चलो दोनों को अगर हम मर्ज भी करते हैं तो वो होती है 152.50 करोड़। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या बोलता है। द शेयर्स ऑफ डे एंड नाइट लिमिटेड ट्रेड एट 20 एंड 15 टाइम्स देयर रिस्पेक्टिव पी रेशियोज। डे लिमिटेड कंसिडर करता है टेकिंग ओवर नाइट लिमिटेड बाय पेइंग 55 करोड़, कंसिडरिंग दैट द मार्केट प्राइस ऑफ नाइट लिमिटेड रिफ्लेक्ट इट्स ट्रू वैल्यू। ये है नाइट लिमिटेड जो टारगेट कंपनी है, उसकी जो मार्केट प्राइस है हम 750 यानी 750 रुपीज़, ये हम सही मान रहे हैं। यानी कि इसकी जो मार्केट वैल्यू आ रही है उसको भी हम सही मान रहे हैं कि ये कंपनी है 52.50 करोड़ की, और उसको हम खरीद रहे हैं 55 करोड़ रुपीज़ में, ठीक है। सो इट इज़ कंसिडरिंग बोथ द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो ये जो 55 करोड़ रुपीज़, ध्यान देना, एक्वायरर टारगेट को 55 करोड़ रुपीस देने तैयार है उसकी कंपनी खरीदने के लिए, लेकिन ये 55 करोड़ रुपीस दो ऑप्शंस, क्वेश्चन बोल रहा है कि दो ऑप्शंस हम कंसिडर कर रहे हैं, या तो कैश में पे कर दें या तो शेयर्स। अगर हम कैश में पे करते हैं तो उसके दो इम्पैक्ट है, सीधा सीधा कहानी खत्म, उनके शेयर होल्डर्स को 55 करोड़ रुपीस दो, वो भाग जाएंगे, आपकी कल से कंपनी पूरी हो जाएगी। तो आप एक तरह से 52.50 करोड़ की कंपनी 55 में खरीद रहे हो, तो जो डिफरेंस है वो आपका हो गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। टेक ओवर इज फंडेड एंटायरली इन कैश और इन स्टॉक। पर एक चीज ध्यान रखना, जैसे ही आप कैश दोगे इतना ही कैश आप अपने जेब से दोगे, अपने बैंक अकाउंट से दोगे, जो आप कहीं और इस्तेमाल कर सकते थे, उस पर कुछ कमा सकते थे, एटलीस्ट एफडी में डालते तो इंटरेस्ट मिलता सेफ साइड, वो भी आपका नुकसान ही है। उसे नुकसान ट्रीट करना चाहिए कि हम वो भी नुकसान ही है। 2.5 करोड़ तो ज़्यादा दे ही रहे हैं, उसके अलावा इंटरेस्ट का भी कॉस्ट हमारा जा रहा है। तो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द टेक ओवर एंड एडवाइज डे लिमिटेड ऑन द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। बट द गुड पार्ट इन दिस क्वेश्चन इज, उन्होंने कहीं पे भी ये चीज़ नहीं लिखी कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम लूज़ कर रहे हैं उसका क्या होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो कॉस्ट ऑफ द टेक ओवर निकालनी है। यहाँ पे बहुत कहानी सिंपल है, 55 माइनस 52.5 करोगे तो 2.5 करोड़ की कॉस्ट ऑफ टेक ओवर आ गई। अब बात करते हैं स्टॉक की। अगर हम उन्हें शेयर देंगे कितने के, 55 करोड़ के, किसके शेयर दे रहे हैं हम, हमारी कंपनी के शेयर दे रहे हैं, और हमारी कंपनी के शेयर की प्राइस है सर 1000, ठीक है, 1000। अगर हम उस बेसिस पे दे तो कितने शेयर्स देने पड़ेंगे हमको, 55 करोड़, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमको 5,50,000 शेयर्स देने पड़ेंगे। सही मान रहे हो बात को, करोड़ मार्केट प्राइस नंबर ऑफ शेयर, 5,50,000 शेयर्स देने पड़ेंगे, ठीक है। पहले से ही हमारे पास में कितने शेयर्स है, 10 लाख, तो बाद में कितने हो जाएंगे, 15,50,000। मानते हो, ये बाद में नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे, ठीक है सर। अब आती है बारी मार्केट वैल्यू की, कि हम इतने शेयर्स देके उनकी कितनी मार्केट वैल्यू उनको एक्चुअल में दे रहे हैं। तो हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो हम अभी तक करते आए हैं, दोनों के अर्निंग्स की टोटल कर लो। दोनों के अर्निंग्स की टोटल करोगे तो वो आती है सर 8.5 करोड़, 8.5। नंबर ऑफ शेयर मर्जर के बाद 15,50,000, जिसको आप लिख सकते हो करोड़ में 0.155, इससे ईपीएस आ जाएगा, वो आता है 54.839, ठीक है। आ गया। पी रेशो अगर हम कांस्टेंट रखें तो मल्टीप्लाइड बाय 20, ये हमारी मार्केट वैल्यू बन जाएगी 1096.77, 1096.77, ये टोटल मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस बन जाती है, ठीक है। और उसी मार्केट प्राइस को हम अगर मल्टीप्लाई करें नंबर ऑफ शेयर से तो 170
आपकी मार्केट वैल्यू आती है एग्जैक्ट 170 करोड़ रुपीस। अब आप देखो उस 170 को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। ये 5,50,000 जो आपको दिख रहा है इसका वेटेज कितना है? 35.48%। ठीक है, -1 करेंगे तो इनका वेटेज आ गया 64.52%। इसी रेशो में उस 170 करोड़ को बांट दो तो आपको पता चल जाएगा कि उनको आपने कितना दिया। ठीक है, अगर हम 170 को 35.48% में बांट दे तो उनका ही हिस्सा निकाल रहा हूँ सिर्फ, वो आता है 60.32। उनका हिस्सा कितना आया? 60.32। 170 इंटू 60.32। तो आपको नहीं लगता कि 60.32 की आपने उनको कंपनी दे दी 52.50 की खरीद के? ऑब्वियसली जो भी सिनर्जी बेनिफिट हुआ होगा। तो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी हुई सर? 7.82। बाकी आंसर एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, लेकिन इस आंसर में भी गलत कुछ नहीं है अगर आप निकालने जाओगे तो, जैसे आप प्रोसीजर फॉलो करते आए हो उस हिसाब से। चलो देखो मैं आपको बताता हूँ इंस्टीट्यूट ने क्या किया है। ये तो 2.5 करोड़ काफ़ी आसान था। अब देखो गड़बड़ सिर्फ यहीं पे तो होती है। ये 5,50,000 है नंबर ऑफ शेयर जो एक्स्ट्रा देने। अब देखो उन्होंने मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज्ड फर्म क्या लिया है? जो प्री मर्जर मार्केट वैल्यू थी उसको सिर्फ टोटल कर लिया। आपको याद है सेकंड या फिफ्थ क्वेश्चन ऐसा था जिसमें टोटल कर लिया और उसमें हिस्सा निकाला कितना है। ये 35.48% भी आप एग्री कर जाओगे इसके साथ में। पर उन्होंने टोटल मार्केट वैल्यू 170 करोड़ निकालने के बजाय 152.50 करोड़ ही रखी, क्योंकि उन्होंने सीधा सिंपल टोटल कर लिया, पहले जैसा नहीं निकाला। तो वो जो मैंने आंसर निकाला है ये एक ऑल्टरनेटिव बनता है जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। पिछले क्वेश्चन के हिसाब से ही हमने निकाला है, दोनों की टोटल करना, अर्निंग की, नंबर ऑफ शेयर, पी रेशो, मार्केट प्राइस और ये वो सब निकालने से, तो वो भी कहीं गलत नहीं है। पर अब इंस्टीट्यूट के हिसाब से जाते हैं तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया कि इस 152.50 जो दोनों के सिंपल टोटल से आता है उसका 35.48% बताया कि इनकी मार्केट वैल्यू बनती है, हमने इनको दिया। अब यहाँ पे थोड़ा और गड़बड़ है, ये भी बताता हूँ। इंस्टीट्यूट ने क्या किया, 1000 और 52.50 100 है ना, 1000 तो मार्केट प्राइस है, 100 और 52.50 ये हो गई 152.50। इसका ये आफ्टर मर्जर मार्केट वैल्यू है, इसमें उनका हिस्सा निकाला, वो आता है 54, ध्यान देना अब, 0.107। यानी इतनी की मार्केट वैल्यू आपने उनकी बना के दी है। और कंपनी कितने की खरीदी थी सर? इसमें 152 में कितने की कंपनी खरीदी थी? 52.50। तो आंसर आ गया 1.607 आपकी कॉस्ट है ऑफ टेक ओवर। ऐसे ही आपने पिछले 2 क्वेश्चन सॉल्व करें सेम इसी तरीके से कि टोटल में उनका हिस्सा कितना, तो इतनी वैल्यू उनको बना के दी है मर्जर के बाद शेयर्स देके, और पहले सिर्फ इतनी थी, तो कॉस्ट ऑफ टेक ओवर आपकी इतनी हो गई 1.607। तो आंसर ये आना चाहिए। पर इंस्टीट्यूट ने देखो, हम क्या लेते हैं, हमने कितने की कंपनी खरीदी और कितना पैसा दिया, कितना दिया कितना लिया। लॉजिक तो यही होता है ना, पिछले क्वेश्चन में देख लो। और एक चीज़ थोड़ा क्लैरिटी लेनी ज़रूरी है सर, ये वाले क्वेश्चन में तो 290 की वैल्यू दी, 250 की ली, तो डिफरेंस क्या आया? दैट इज द कॉस्ट ऑफ टेक ओवर, कॉस्ट ऑफ मर्जर। प्रॉफिट भी तो ऐसे ही निकालते हैं ना कि सेल्स कितना हुआ और परचेज कितना हुआ, कितना आया कितना गया। तो यहाँ पे लेकिन गड़बड़ क्या है, 152.50 और इंटू 0.3548 इज योर कितना आपने दिया, गिवन कितने की वैल्यू आपने दी, माइनस इन्होंने 55 करोड़ से करा है, जो कि मुझे क्लियरली गलत लगता है, क्योंकि ये भी तो पैसा उन्होंने उनको दिया है, लिया थोड़ी है। तो गिवन माइनस गिवन से कैसे ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर निकालेंगे? सो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर। नाउ
इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद दिस आंसर 1.607, सो स्टिक टू इट। देखो एक आंसर तो पिछले क्वेश्चन पेज पे दिया मैंने जिससे आपको पूरा करना पड़ता है, तो ये भी कोई गलत नहीं है जो 152.50 लिया। इंस्टीट्यूट का ये मानना हो सकता है क्वेश्चन में कि कोई मर्जर का बेनिफिट नहीं है, तो सिंपल टोटल कर लो, ठीक है, ये भी आंसर सही है। तो उससे कॉस्ट आती है 1.607, अपनी 1.607 से वैल्यू उन्होंने कम कर दी। आप दूसरा हिस्सा निकालो इसका, ये तो आपने सिर्फ इसका निकाला टारगेट कंपनी का, एक्वायरर का निकालोगे तो इतना ही नुकसान दिखेगा उसको, तो नुकसान हुआ ना भाई टेक ओवर के लिए, दैट्स द कॉस्ट ऑफ टेक ओवर। तो अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। लास्ट में क्वेश्चन ने पूछा था कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, तो देखो पहला ऑप्शन जिसमें कैश दोगे तो उसमें 2.5 करोड़ ज़्यादा जा रहा है आपका, 55 दिया 52 लिया तो उतना ज़्यादा जा रहा है, और इस ऑप्शन में 1.607 ज़्यादा जा रहा है, तो फिर भी यही ऑप्शन बेहतर है क्योंकि इसमें कम खर्चा आ रहा है आपका। सो सिंस ट्रू कॉस्ट निगेटिव तो नहीं बोल सकते, पर इट शुड बी फंडेड बाय टेक ओवर। आई एम विद द फाइनल आंसर बट नॉट विद दैट नेगेटिव आंसर। आप खुद को एक बार एनालाइज करके देखना उसमें रख के, तो आपको आइडिया आएगा। है सर कुछ कुछ क्वेश्चंस में गलतियाँ तो होती है, कोई बात नहीं, होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका हुआ इसके साथ ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं, इंटरेस्टिंग है, आइए सर। देखो सर काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कुछ तो नया सीखने मिलेगा। लॉन्ग लिमिटेड इज प्लानिंग टू एक्वायर टॉल लिमिटेड विद द फॉलोइंग डेटा अवेलेबल फॉर बोथ द कंपनी। लॉन्ग लिमिटेड एक्वायर करना चाहता है ना, तो ये हो गया एक्वायरर, ये हो गया एक्वायरर, ये हो गया टारगेट, ठीक है। डेटा देखना, एनालाइज करेंगे। ईपीएस दिया है दोनों का, डीपीएस भी दिया है दोनों का, और दोनों का जो है वो एक्सपेक्टेड है, यानी कि अगले साल का है अगर इनकेस गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल इस्तेमाल करना पड़ा तो। नंबर ऑफ शेयर भी दिया है, करंट मार्केट प्राइस भी दिया है। थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं सर। अगर हम ईपीएस से लेके चले तो ये ईपीएस आ गया 12 और 5 का। नंबर ऑफ शेयर अगर लें तो लैक्स में ले लेंगे, 30 और 18, तो हमारी जो वैल्यू आती है वो है 360 लैक्स, और 18 इंटू 5 दैट्स 90 लैक्स, ठीक है। ये क्या हो गया सर, अर्निंग आफ्टर टैक्सेस। इसको ठीक है, अर्निंग आफ्टर टैक्सेस तो हो गया। अच्छा मार्केट प्राइस भी ले लो यहाँ पे, वो है 180 और 50। मार्केट प्राइस को ईपीएस से अगर डिवाइड करते हो तो आपके पास पी रेशो आता है, एक ये चीज़ भी है एक्स्ट्रा। सो 180 डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो आ गया 15, और 50 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो आ गया 10। हालांकि टारगेट के पी रेशो का ज़्यादा काम नहीं पड़ता, बट एक्वायरर का पड़ता है, ये एक्वायरर ये टारगेट। अच्छा एक और चीज़ निकाल लेते हैं, दोनों की अभी मार्केट वैल्यू कितनी है वो कैसे निकालेंगे। जो भी मार्केट प्राइस है उसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो आ गई यहाँ पे 5400 और 10 इंटू 18 दैट्स 180, राइट। सो वो 5580 आती है। चलो इतना तो हमने डिटेल निकाल ली, और क्या निकल सकता है क्या। डिविडेंड का देखेंगे क्या करना है। एज पर द एस्टिमेट टॉल लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ स्टडी ग्रोथ ऑफ अर्निंग्स एंड डिविडेंड्स टू द ट्यून ऑफ 6%। ये सिर्फ डिटेल टॉल की है, यानी कि टारगेट की, कि 6% पर एनम उसकी ग्रोथ होगी। हाउएवर अंडर द न्यू मैनेजमेंट द ग्रोथ रेट इज लाइकली टू बी 8% पर एनम विदाउट एडिशनल इन्वेस्टमेंट। तो ग्रोथ रेट आपको दी है, डिविडेंड पर शेयर भी दिया हुआ है, मार्केट प्राइस भी दी है। जो नहीं दिया है गॉर्डन्स मॉडल के हिसाब से वो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी एग्जिस्टिंग ग्रोथ रेट के साथ निकाली जा सकती है। चलो ट्राई करते हैं। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल के हिसाब से D1 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस प्लस ग्रोथ, ये गॉर्डन्स का ही फॉर्मूला है। आप अगर D1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ भी रखते हैं तो भी सेम ही आंसर आएगा। चलो मैं आपको जो हर बार वाला फॉर्मूला उससे करके दिखाता हूँ। सो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। अगर आप इसमें वैल्यूज़ रखोगे तो हम हमारी किसके, अच्छा टॉल लिमिटेड का डेटा है ना ये, तो
टॉल लिमिटेड की वैल्यू है 50 रुपये, उसका डिविडेंड है 3 रुपये का, एक्सपेक्टेड है ऑलरेडी तो उसमें ग्रोथ इंक्लूडेड है मानेंगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है और करंट ग्रोथ रेट है 0.06 की। इस हिसाब से अगर आप जाओगे तो 3/50 + 0.06 12% आती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, करंट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब इसी को हम फिर से इस्तेमाल करके 8% ग्रोथ से ये पता लगा सकते हैं कि टॉल लिमिटेड की नई मार्केट प्राइस कितनी होगी। कर सकते हैं क्या सर? ये देखो, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 0.12 माइनस 0.08। हमारे अंडर आने के बाद इस कंपनी की मार्केट प्राइस कितनी होगी? 3 डिवाइडेड बाय 0.04, दैट्स 75 रुपीज़। कितने शेयर्स है अभी उसके? 18 लाख, यानी इस कंपनी की मार्केट वैल्यू बन जाती है 1350। तो आप ज़रा सा अंदाज़ा लगाओ, हमारी मार्केट वैल्यू आज कितनी है? 5400। हमारी मार्केट वैल्यू को ऐड कर दोगे इसकी मार्केट वैल्यू में, तो मर्जर के बाद मर्ज्ड एंटिटी की मार्केट वैल्यू पता चल जाएगी, वो है 6750 लैक्स। हमने क्या किया? हमारी मार्केट वैल्यू और मर्जर या टेक ओवर के बाद इस कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी होगी वो निकाल लिया। मैं फिर से प्रोसेस समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना। हमने एग्जिस्टिंग डेटा के साथ इसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाली और उसी को फिर से इस्तेमाल करा नए ग्रोथ रेट के साथ में, तो हर शेयर की कीमत आ गई 75 लाख, सॉरी हर शेयर की कीमत आ गई 75 रुपीज़। उसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करा तो पता चला कि मार्केट वैल्यू इसको खरीदने के बाद बनती है 1350 लाख, 1350 लैक्स। और ये तो सिर्फ टारगेट की मार्केट वैल्यू है, यानी कि टॉल की, और हमारी मार्केट वैल्यू में अगर इसको ऐड कर दिया जाए तो 6750 लाख ये मर्ज्ड एंटिटी की मार्केट वैल्यू बनती है। अब एक और चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ पे हम नंबर ऑफ शेयर तो पता नहीं, चलो आगे देखते हैं। ये बस इतना डेटा याद रखो, कैलकुलेट द नेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यहाँ पे भी वही चीज़ निकालनी है जो पिछले 3 क्वेश्चंस में करते आए हैं। अगर हमने उनके लॉन्ग लिमिटेड की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बतानी है, अगर हमने उनके हर शेयर के बदले 60 रुपीज़ पे किया कैश में, कोई शेयर नहीं, उनके शेयर की कीमत थी आज 50 रुपये, मर्जर के पहले 50 रुपये, हम उन्हें कितना दे रहे हैं? 60 रुपीज़। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 18 लाख। तो मैं सिंपल कैलकुलेशन निकाल सकता हूँ, 60 - 50 × 18, ये है मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 180 लैक्स। कहानी खत्म पहले पार्ट का। बहुत आसान सा था। ये कैश में आप डील कर रहे हो, मैंने बोला कैश में कोई तकलीफ जाती ही नहीं है, बहुत आसान हो जाता है कैलकुलेशन। अब इंस्टीट्यूट ने इसको भी बहुत ज़्यादा लंबा खींचा है, इतना टाइम इसमें टाइम जाएगा आपका एग्जाम में। आप एक लाइन में लिख सकते हो कि 60 था, आपको ज़रूरत है कि आप बताओ 60 को पहले 18 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 18 को 50 से मल्टीप्लाई करके सारी फिगर्स भी लिखोगे। 2 बार 18 लाख लिखा, 2 बार ये फिगर लिखी, सिंपल लिखो 60 - 50 मल्टीप्लाइड बाई 1 बार 18 लाख और ये आंसर आपका आ गया। तो थोड़ा स्मार्ट खेलो, टाइम बचाओ एग्जाम में। अब if the agreed exchange ratio is 1 share for long limited for every 3 shares of tall limited, तो बताओ कि अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी पड़ रही है लॉन्ग लिमिटेड को। कैसे निकालोगे कि मार्केट वैल्यू जो मर्ज्ड टॉल लिमिटेड की बिफोर मर्जर और आफ्टर मर्जर मार्केट वैल्यू जो है, बस उसको कंपेयर करना है। यही तो करते आए ना हम। 290 - 50 250, फिर हमने एक बार किया था 152.50 इंटू उनका जो रेशो था -52.50। तो जो बिफोर मर्जर थी आफ्टर मर्जर में से माइनस करो तो आपकी मार्केट वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने क्या बोला। कितने शेयर्स हम दे रहे हैं? 3 शेयर के बदले 1 दे रहे हैं। उनके पास कितने शेयर है अभी? 18 लाख। तो हम कितने शेयर्स दे रहे हैं एक्स्ट्रा? सिर्फ 6 लाख शेयर दे रहे हैं। ठीक है, हमारे पास कितने शेयर है ऑलरेडी? हमारे पास 30 लाख शेयर्स है और उनको हम दे रहे हैं, रुक जाओ, 1:3 के रेशियो में। मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ। अब उनको हम दे रहे हैं 1:3 के रेशियो में, यानी उनको हम सिर्फ 6 लाख शेयर्स दे रहे हैं। मर्जर के बाद हमारे पास 36 यानी 36 लाख शेयर्स हो जाएंगे। समझो तो सही,
मार्केट वैल्यू मर्जर के बाद कितनी है 6750 लैक्स डिवाइडेड बाय 36 लाख शेयर्स अगर आप करोगे तो मार्केट प्राइस मर्जर के बाद की आ जाएगी, वो है 187.50। मानते हो बात को? हर शेयर की मार्केट वैल्यू जो है वो है 187.50। उनके पास कितने शेयर्स है 6 लैक्स। जैसे ही आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिलेगा? उनके पास 6 लाख शेयर है जिसकी हर एक की कीमत 187.5 है। आपको मिल जाएगा कि उनकी मर्जर के बाद वाली कंपनी में मार्केट वैल्यू कितनी 1125 लैक्स। पहले कितनी थी 18 इंटू 50 दैट्स 900 आई थिंक 18 इंटू 50 पहले 900 लैक्स थी, अब 1125 है। अब है 1125, पहले थी 900 लैक्स। ये है सर उसका आंसर। सिंपल सिंपल, इसीलिए ये सारी कहानी आपको करनी पड़ी। ये 6% 8% क्यों दिया है? आप बोलोगे कि सर हम क्या पहले की तरह निकाल सकते हैं इसका भी आंसर? एग्जैक्टली निकाल सकते हैं और आंसर नहीं बदलेगा इस क्वेश्चन में। मैं बताता हूँ कैसे, ध्यान देना। हम पहले की तरह अगर निकालने जाए तो मैं कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ, थोड़ा ध्यान देना। पहले की तरह यानी कैसे सर? दोनों के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की हम ले लेते हैं टोटल। कितना है ये याद है? ये वाला कैलकुलेशन 360 और 90 आया ना यहाँ पे अर्निंग आफ्टर टैक्स, तो वो हो गया हमारा, एक सेकेंड, दोनों के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के टोटल है 450, नंबर ऑफ शेयर मर्जर के बाद है 36, तो ईपीएस आ जाएगा 12.5। हम जनरली क्या करते हैं, एक्वायरर का पी रेशियो कांस्टेंट है मान के चलते हैं, जो कि इस क्वेश्चन में देखना यहाँ पे कितना है 15, तो हमने कांस्टेंट माना 15। तो इससे मर्जर के बाद की मार्केट प्राइस आ जाएगी 187.5। एग्जैक्टली उतनी ही आ रही है जितनी आपने पहले निकाली थी। 187.5। यहाँ पे भी कितना आया नीचे में आखिरी में देखना, ये 187.5। अगर आप टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल मार्केट वैल्यू कितनी आती है? ये देखो, नंबर ऑफ शेयर 36, मार्केट वैल्यू 6750, अल्टीमेटली वही आई। इसके हम क्या करते थे, दो हिस्से करते थे, ठीक है। एक तो बांटेंगे 30/36 में, एक बांटेंगे 6/36 में। तो ये जो 6/36 है इंटू 6/36, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी आती है आज की डेट में 1125। सो टॉल लिमिटेड के आफ्टर मर्जर मार्केट वैल्यू और टॉल लिमिटेड की बिफोर मर्जर मार्केट वैल्यू ये आ रही है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हुआ 225, यानी कि हमने जो 900 लाख की कंपनी खरीदी है उनकी मर्जर के बाद वैल्यू 1125 हो गई। यही है अभी तक जो हम करते आए थे 290 माइनस 250, हाँ ऐसे ही। तो ये हो गई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 225 लैक्स। आप ऐसे निकालो, ये वाला मेथड जो हम सबसे पहले इस्तेमाल कर रहे थे, या फिर आप ऐसे निकालो। मैं तो चाहूँगा कि आप थोड़ा सा नया तरीका अपनाओ, क्योंकि डेटा क्वेश्चन में जो 6% 8% का दिया ना उसको इस्तेमाल करो, उससे भी आंसर वही आ रहा है। अगर आंसर अलग आए तो सर कोई बात नहीं, दोनों आंसर सही है, उसमें दोनों आंसर सही है। उस मेथड जो हम, ये वाली मेथड तो हर क्वेश्चन में अपनाते आए हैं सर, इसको गलत ठहरा ही नहीं सकते। पर डेटा दिया है तो हमने इसका इस्तेमाल करा, स्टार्टिंग से लेके पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाला, फिर मार्केट प्राइस और फिर सब कुछ, तो वापस वही चीज़। ठीक है सर, यहाँ पे आपका आंसर आएगा, ये देखना, मैं आपको यह बता देता हूँ। देखो, आप 1:3 के रेशो में दोगे तो 6 लाख शेयर्स देने पड़ेंगे, टोटल 36 लाख हो जाएंगे। आपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाली, 12% आया, उसको वापस 8% से निकाला तो टोटल मार्केट वैल्यू आई कंपनी की 6,750 लाख। उसको 36 लाख से डिवाइड करा तो पर शेयर प्राइस आई है, ठीक है। उस पर शेयर को आपने निकाला कि यार जो टॉल लिमिटेड वाले लोग हैं उनकी मार्केट वैल्यू कितनी 1125 बनती है, 900 तो पहले थी, तो टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 225 आ गई। क्वेश्चन ने, इंस्टीट्यूट ने ऑल्टरनेटिव आंसर भी दिया है, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस आंसर, क्योंकि इससे थोड़ा आंसर गलत आता है। 1:3 का रेशो लेके आपने 180 की, करंट मार्केट प्राइस है एक्वायरर की, उसी से मल्टीप्लाई कर दिया कि हम इतने के मार्केट वैल्यू उनको दे रहे हैं, जबकि एक्चुअल में नहीं दे रहे हैं उतनी मार्केट वैल्यू, मर्जर के बाद बदल जाती है। तो ये थोड़ा आंसर ठीक है, अब
एक तरह से लेना चाहो तो। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द गेन फ्रॉम एक्विजिशन, फ़ायदा कितना हुआ, किसको, दोनों को निकालना है, दोनों को निकालो, दोनों का मिला के निकालना है, दोनों को मिला के निकालो। पहले देखो मार्केट वैल्यू दोनों की जो थी वो 500, 5400 और 180 थी। अब आप दोनों में बांट दो, मार्केट वैल्यू ही थी ना ये, एक बार देखने दो। अच्छा, मुझसे गलती हुई थी ना पहले मार्केट वैल्यू निकालने में, मार्केट प्राइस 50 और 18 अगर करते तो वो 900 आती। ये देखो वो मैंने गलत लिखा था 180, ठीक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, आज सच तो काम पड़ा नहीं था। ये है 900। अगर गेन निकालना है तो अभी की मार्केट वैल्यू निकाल लो। इनकी तो मार्केट वैल्यू 1125 आपने निकाल ही ली थी, तो 225 तो इनका गेन आ ही रहा है। और हमारा देख लो 6750 में अगर आप ये वाला पार्ट निकालते हैं तो हमारी मार्केट वैल्यू आती है 5625। तो ये 5625 ले लो, तो हमारा भी गेन आ गया एग्जैक्ट उतना ही 225 का। सो 225 तकरीबन 450, 900, हाँ सही बात है, तकरीबन कितना आप बोल सकते हो 450 का फ़ायदा, दोनों को इक्वल फ़ायदा हुआ। देखो आया मज़ा, 450 का फ़ायदा है, 225 मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ, ये रहा। इंस्टीट्यूट ने कॉस्ट गेन फ्रॉम एक्विजिशन दोनों के लिए निकाला है 450। इसके दो हिस्से हैं सर, 225 टॉल के लिए, एक्वायरर और टारगेट दोनों के लिए। आया समझ में क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं सर, ध्यान देना, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलो देखो, अब दो कंपनी है, सिम्पसन लिमिटेड और विल्सन लिमिटेड। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिम्पसन लिमिटेड मर्ज होना चाह रहा है विल्सन के साथ में। द डेटा बिलो आर इन द हैंड्स ऑफ बोथ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। द इशू एट हैंड इज, अब इशू क्या है, मुद्दा क्या रह गया देखना, कि कितने शेयर सिम्पसन ने देने चाहिए विल्सन लिमिटेड को। बोथ द बोर्ड्स आर कंसिडरिंग थ्री पॉसिबिलिटीज कि हमने उनको 20,000, 25,000 या 30,000 शेयर्स देने चाहिए। यू आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ टेबल डेमॉन्स्ट्रेटिंग द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ ईच स्कीम फॉर द सेट ऑफ शेयर होल्डर्स। ध्यान देना, सिम्पसन थोड़ा वर्डिंग ना ये गलत है, सिम्पसन लिमिटेड के पास में 50,000 शेयर्स है, विल्सन जो टारगेट कंपनी है उसके पास सिर्फ 10,000 शेयर है। अब हम सोच रहे हैं कि हम 20,000 शेयर दे उन्हें, 25,000 शेयर दे उन्हें, कि 30,000 शेयर दे उन्हें उनके 10,000 के बदले। ठीक है, अब आप ध्यान देना, हम जितने भी शेयर दें हमारी तो टोटल नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएगी बाद में, तो वो कैसे बढ़ेगी और कितनी हो जाएगी, पहले तो इस पे ध्यान दो। मैं ये मिटा देता हूँ। देखो, अगर हमने 20,000 शेयर दिए तो 50 + 20 हमारे टोटल 70,000 शेयर हो जाएंगे। अगर ये दिए तो हमारे टोटल 75,000 शेयर हो जाएंगे, और अगर 30 दिया तो हमारा टोटल 80,000 शेयर हो जाएंगे। ठीक है, मानते हो बात को। और मर्जर के बाद जो दोनों के पास में होल्डिंग रहेगी वो कुछ इस तरह से रहेगी, ये एक्वायरर की, ये टारगेट की। तो क्या मैं बोल सकता हूँ पहले वाले केस में एक्वायरर का हिस्सा 5/7 रहेगा, हर 7 शेयर में 5 शेयर एक्वायरर के रहेंगे, 2 शेयर टारगेट के रहेंगे। और इस वाले केस में 50/75 यानी 2/3, 1/3, 25/75 अगर निकालोगे तो। सो यहाँ 2/3, 1/3 का रेशो बनता है। मैं बस रेशो लिख लेता हूँ, चलो। यहाँ बनता है सर आपका 5/7, 2/7, यहाँ बनता है आपका 2/3, 1/3, और यहाँ बनता है आपका 5/8 और 3/8। ये मैंने क्यों निकाला सर, कुछ तो रीज़न होगा ही। ठीक है, मैंने होल्डिंग निकाल ली दोनों की, एक्वायरर टारगेट, एक्वायरर टारगेट, एक्वायरर टारगेट, की हर स्कीम में कितना भी शेयर दे इतना हिस्सा बनेगा। अब बाकी कहानी में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा वैल्यू ऑफ द फर्म पे आइए। फर्म की वैल्यू इंडिपेंडेंटली 20 और 10 लाख है, यानी टोटल होती है 30 लाख रुपए, लेकिन मर्ज होने के बाद में वो 35 लाख हो जाएगी, यानी कि 35 लाख, 5 लाख रुपए का फ़ायदा है सर। ठीक है,
5 लाख रुपए का यही जो फायदा हो रहा है, सिनर्जी का बेनिफिट, ये दोनों कंपनी पे कैसे इंपैक्ट डालेगा? ये दोनों कंपनी पे इस हिस्से में बट जाएगा। अच्छा, लेकिन ये तो सिर्फ मार्केट वैल्यू है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 35 लाख्स को इस हिस्से में बांट लो और पता लगाओ कि पोस्ट मर्जर, क्योंकि ये सब पोस्ट मर्जर है ना, कंपनी की वैल्यू कितनी आ रही है एक्वायरर की, टारगेट की, और एक्वायरर और टारगेट की पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू निकालने के बाद प्री मर्जर मार्केट वैल्यू माइनस कर दो। तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों कंपनी पे इस पर्टिकुलर स्कीम का इम्पैक्ट कितना पड़ा, क्या मार्केट वैल्यू बढ़ी या गिरी, और बढ़ी तो कितने से बढ़ी। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बताता हूँ। 35 लाख्स को मैं 5/7 और 2/7 पहली वाली स्कीम में बांट दूँ, जहाँ मैं 20,000 शेयर दे रहा हूँ उनको, तो मेरी एक्वायरर की मार्केट वैल्यू कितनी आएगी? देखो, ये एक्वायरर, ये टारगेट। मैंने 35 लाख को 5/7 में बांटा, तो 7 से डिवाइड करूँगा तो कुछ 5 लाख रुपए आता है, तो वो आएगी 25 लाख, और 2/7 10 लाख। इस तरह से आ रहा है पोस्ट मर्जर, आफ्टर मर्जर, और बिफोर मर्जर वैल्यू थी दोनों की 20 और 10। तो बताओ गेन कितना हुआ? सारा का सारा 5 लाख का गेन कौन लेके गया? एक्वायरर। और टारगेट को क्या गेन हुआ? कुछ भी नहीं। अगर उसको 2/3, अगर दूसरी स्कीम देख लो, ये 2/3 1/3 में बांटते हो तो इसके 3 हिस्से करने हैं। बहुत सिंपल सी बात है, थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ में आंसर आएगा, तो वो कुछ आएगा 23.33 और 11.67। ठीक है, तो आप देखो 20 लाख का जो एक्वायरर था वो 23.33 हो गया, 10 लाख का 11.67 हो गया। यानी इसको फ़ायदा हुआ 3.33 का, इसको फ़ायदा हुआ 1.67 का, दोनों का टोटल 5 लाख ही होता है। अब दूसरी वाली स्कीम में क्या हुआ? दोनों को थोड़ा थोड़ा फ़ायदा हुआ। पहले वाली स्कीम में तो टारगेट को कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ था, ठीक है। दूसरी वाली स्कीम में दोनों को तो हो रहा है। तीसरी वाली स्कीम अगर आप देखोगे तो वो डिवाइड होती है 5/8 और क्या है वैल्यू, 5/8 और 3/8 में। तो करो डिवाइड, देखो मार्केट वैल्यू कितनी आती है। अगर हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करें, 5/8 35 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5, तो आंसर आता है 21.875, और दूसरे का आंसर आता है 13.125। और ये हो गई आफ्टर मर्जर वैल्यू। बिफोर मर्जर लोगे तो 20 और 10, तो इसको फ़ायदा हुआ 1.875, इसको फ़ायदा हुआ 3.125, टोटल 5। तो यही 5 लाख रुपए का गेन इस तरह से बढ़ गया दोनों में, कहानी ख़त्म। तो देख रहे हो तीनों स्कीम का इम्पैक्ट क्या पड़ा। ये देखो, जो 35 लाख था वो 10 और 25 में बटा। इनकी पहले मार्केट वैल्यू कितनी थी? 10 लाख थी, और इसकी थी 20 लाख। तो आप देख सकते हो इसमें 10 - 10 कोई गेन नहीं हुआ। 10 - 11 1.67 का गेन हुआ, 10 - 13.125 3.125 का गेन हुआ। तो दोनों का गेन अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 5 लाख आएगा। 5 5 5, बट किस तरह से डिवाइड हुआ है वो डिपेंड करता है। आप रेशियोज़ देख लो, मैं आपको रेशियोज़ दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखो, ये 2/7, उधर 5/7, ये 1/3 2/3, ये 3/8 5/8। ये टारगेट है, ये एक्वायरर है, ख़त्म क्वेश्चन। इम्पैक्ट ही तो दिखाना था ना। इम्पैक्ट क्या दिखाओगे कि मार्केट वैल्यू में, किसी को भी इतना तो पता ये चलना चाहिए कि मेरी मार्केट वैल्यू जो है वो कितने से कम या ज़्यादा हो रही है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं सर, क्वाइट इंटरेस्टिंग। ठीक है, इसके बाद के क्योंकि क्वेश्चन जो है 18 के बाद 19 वाला होमवर्क है, क्योंकि सेम टू सेम। आ जाओ पढ़ते हैं। अब देखो, एक कंपनी है एसके लिमिटेड, ठीक है। एसके लिमिटेड, थोड़ा क्वेश्चंस में इंटरेस्ट लो, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, दो चीज़ें थोड़ा सा रुक के बताता हूँ। मैं तो एक के बाद एक क्वेश्चन कराते जाऊँगा। मैं ना क्वेश्चन जब पढ़ता हूँ तो मैं उसमें घुस जाता हूँ, तो मुझे ये सोचता नहीं है कि थोड़ी मस्ती करी जाए, ठीक है, कि थोड़ा सा टॉपिक से हट के बताया जाए, या थोड़ा बहुत ये कभी कभी आपके लिए बोरिंग हो सकता है कि तो यार मैं कुछ ना मतलब जोक नहीं कर रहा हूँ, मस्ती नहीं कर रहा हूँ, तो आपको हंसने का कोई मौका नहीं मिल रहा है। बट मैं भी आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ सर कि लास्ट चैप्टर है, एग्ज़ाम नज़दीक है, तो अगर हम थोड़ा सीरियस हो जाए और जोक को बाद में देख लेंगे किसी न किसी तरह से, थोड़ा बहुत यूट्यूब कर लो, घूम फिर के आ जाओ। अब मैं भी क्या करता हूँ, आपके साथ जोक नहीं करता मैं, मेरे को भी अगर फ्रेश होना है, दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स करना है,
तो मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, 1-2 लेक्चर के बाद में मैं थोड़ा सा अपने स्टूडियो में लेट जाता हूँ और आराम कर लेता हूँ, आंखों को थोड़ा रिलैक्स मिलता है, मैं भी थोड़ा इधर उधर का सोचता हूँ, घर पे बात कर लेता हूँ, थोड़ा खुश हो जाता हूँ और वापस आ जाता हूँ। हैबिट है सर जो बना के रखनी है, हैबिट। तो मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, आपको भले ही अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं और आप उस चीज़ को वीडियो को देख रहे हैं, तो उस क्वेश्चन में घुलने की मिलने की कोशिश कर लो, बस उस क्वेश्चन में। अगर आपको कहीं भी लगा कि डिस्ट्रैक्शन हो रहा है सर, कि मेरा दिमाग नहीं लग रहा इस चीज़ में, मज़ा नहीं आ रहा, तो थोड़ा ब्रेक ले लो। ज़रूरी नहीं है कि जब लेक्चर ख़त्म हो रहा हो तभी हम हटें वहाँ से, पॉज कर दो ना, क्या दिक्कत है। सबका अलग अलग टाइम है, 3000 5000 बच्चे हैं, एक साथ सबका क्लास ख़त्म होने के बाद ही ब्रेक लेना ज़रूरी नहीं है। आप ले लो, पॉज करो, थोड़ा घूम फिर के आओ 5-1 मिनट, टाइम को थोड़ा सा ध्यान में रखो और उस हिसाब से फिर आगे बढ़ो। आपको ऐसा नहीं है कि आपका मई या नवंबर में अटेम्प्ट है तो आपके ही बस 1-2 महीने 3 महीने बचे। मेरा भी टाइम टेबल चल रहा है, मेरे को भी ऐसा रहता है कि हाँ ठीक है, अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता एग्जैक्टली, मेरे इस साइड में दीवार के पीछे में वो पूरा बोर्ड लगा हुआ है, मैं आपको शायद फ़ोटो खींच के मैंने कभी डाला भी था, और वो वाइट बोर्ड जैसा स्टिकर लगा हुआ है, और उस पर मैं क्या करता हूँ, हर चैप्टर जब शुरू होता है तो टारगेट डेट लिख लेता हूँ कि चलो इतने इतने दिन में इतने इतने क्वेश्चंस करने हैं। मैं वो टारगेट लेके चलता हूँ ना, तो कहीं ना कहीं जाके आसपास उसके ख़त्म होता है। हर बार ऐसा नहीं होता कि जो टारगेट डेट ली थी उसी दिन ख़त्म होता है। तो आपका टाइम टेबल भी जो आप बनाते हो, हाँ मेरी 3 रिविजन हो जाएगी या 5 रिविजन हो जाएगी, तो 5 की जगह 4 होगी, लेकिन 4 हो जाएगी सर। डोंट गेट डीमोटिवेटेड कि 4 ही हो रही है, लेकिन आप 5 का भी प्लान नहीं बनाते तो 4 भी नहीं होती। तो मैं भी अगर लेके चल रहा हूँ कि मेरा अगर 15 तारीख को मान लो कोई क्लास ख़त्म होना है या कोई चैप्टर ख़त्म होना है, तो हो सकता है वो 16 तक चले जाए, पर ठीक है, अगर टाइम टेबल नहीं बनाता तो शायद वो 20 तक चला जाता और मैं लीनियंट हो जाता। तो शॉर्ट टर्म जो टारगेट्स होते हैं ना, डेली टारगेट, शॉर्ट टर्म टारगेट, मेरे तो आर के हिसाब से भी होते हैं कि मेरे अगले 2 घंटे में मैंने इतना करना है, अगले 1 घंटे में मैंने इतना करना है। चलो आज का दिन है, छोड़ दो बाकी का, 9 बजे के बाद क्या करोगे, मेरे को अगले 6 घंटे हैं तो मेरे पास इतना करना है, बाकी का बाद में देखेंगे। इससे मुझे हेल्प क्या मिलती है, मैं ना फालतू की चीज़ें जो होती है उस चीज़ पे मैं ध्यान दे ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि आज का टारगेट इतना है। एंड आई फील सो कंफर्टेबल एवरी डे व्हेन आई गो टू होम, नॉट बिकॉज आई हैव कंप्लीटेड द टारगेट बट बिकॉज ऑफ द कंटेंट। कितना मज़ा आता है कि मैं उसके पास में पहुंच गया टारगेट के। कोई बात नहीं, मैंने सोचा था कि 35 क्वेश्चंस तक पहुंचेंगे, मैं 30 तक तो पहुंचा, खुश। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी सक्सेसफुल बनने में, पहला। दूसरा, मैं आपको सजेस्ट करूँगा, एक किताब है एटॉमिक हैबिट्स। थोड़ा सर पे वो डालना पड़ता है प्रेशर, बोलो आप उस चीज़ को, एफर्ट्स, बट वो किताब पूरी कंप्लीट करो। 300-350 पेजेस है सर, थोड़ा थोड़ा करके। मैंने भी 4 महीने लगाए थे, क्योंकि टाइम नहीं मिलता था, तो मैं 10 पेज पढ़ रहा हूँ, कभी 5 पेज पढ़ रहा हूँ, कभी 2 पेज पढ़ रहा हूँ, बट कंसिस्टेंसी है, रोज़ पढ़ता ज़रूर 1-2 पेजेस, और ऐसे करके ख़त्म करिए। तो करो, बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको उससे। ठीक है, वापस आता हूँ क्वेश्चन में। तो ठीक है ना, हम मस्ती नहीं करेंगे, नाचेंगे गाएंगे नहीं क्लास में, उन सब चीज़ों के लिए आपको पता है आपको कहाँ जाना है। सपने होने चाहिए सर, सपने। एसके लिमिटेड हैज़ अ सरप्लस कैश ऑफ 150 लाख। कितना पैसा है उसके पास, 150 लाख रुपए है। वो पैसा वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, पूरा नहीं सर, सिर्फ 30% उसका, यानी कि 45 लाख वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। किसी के भी पास में सरप्लस कैश होता है और वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, तो इसका मतलब होता है, पहला इंप्रेशन ये पड़ता है कि वो डिविडेंड बांटना चाहेगा। पर इस क्वेश्चन में डिविडेंड की बात नहीं है, क्योंकि पैसा बहुत है, मैं अपने ही कंपनी के शेयर्स वापस खरीदना चाहता हूँ। दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ शेयर बाय बैक। अच्छा, आप यहाँ आए, ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर देखा आपने, 3-4 क्वेश्चन देखे, अब हम इसकी बात करेंगे, बाय बैक। अब कैसे मैं 45 लाख रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ शेयर होल्डर को, उनके शेयर्स खरीद के। The company estimate that its share price after the buyback is likely to be 15% above the buyback price. मान लो कि बायबैक प्राइस है X, तो मार्केट की प्राइस बायबैक के बाद में कितनी होनी चाहिए, 1.15x, क्योंकि उन्होंने बोला 15% ऊपर होगी X के, तो 1.15x विल बी द मार्केट प्राइस आफ्टर बायबैक। नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग एट प्रेजेंट इज 15 lakhs और करंट EPS आपका 4 का है,
ठीक है, अब यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द प्राइस एट विच द शेयर्स कैन बी बॉट बैक। कौन सी प्राइस पे मैंने शेयर्स वापस खरीदने चाहिए, यानी कि एक्स। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी शुड बी 400 lakhs आफ्टर द बायबैक, बायबैक के बाद अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन मेरा 400 lakhs होना चाहिए तो अच्छा एक चीज़ बताओ, मार्केट वैल्यू टोटल कैसे निकालते हो? मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, मानते हो? अगर ये मार्केट वैल्यू आपको बायबैक के बाद की चाहिए तो मार्केट प्राइस भी बायबैक के बाद की होनी चाहिए, नंबर ऑफ शेयर भी बायबैक के बाद के होने चाहिए। क्वेश्चन यही बोल रहा है कि मार्केट वैल्यू बायबैक के बाद कितनी होनी चाहिए? 400 lakhs। और बायबैक के बाद मार्केट प्राइस कितनी रहेगी? 1.15x। ये तो हमने अभी अभी देखा। क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है कि जो शेयर की प्राइस है आफ्टर द बायबैक इज लाइकली टू बी 15% अबव द बायबैक। ठीक है, सो बायबैक हमने ले लिया x, उसके ऊपर 15% यानी 1.15x मल्टीप्लाइड बाय बायबैक के बाद के नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालोगे? अभी तो 15 लाख है, लेकिन इतना तो पता है ना कि जब शेयर्स वापस आ जाएंगे कुछ, तो मेरे टोटल नंबर ऑफ शेयर 15 लाख से कम हो जाएंगे क्योंकि हमने वापस कर लिए कुछ शेयर्स। तो माइनस जितने शेयर्स आपने बायबैक किए वो। अब वो कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल। आप जब भी शेयर्स बायबैक करोगे तो बायबैक करने के लिए आप कितना पैसे का इस्तेमाल कर रहे हो? 45 लाख रुपए। तो ये आप 45 लाख रुपीस डिस्ट्रीब्यूट करोगे एट अ प्राइस ऑफ बायबैक यानी कि एक्स। क्या आएगा? ध्यान देना, 45 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो इस प्राइस पे, यानी कि इतने नंबर ऑफ शेयर वापस। जस्ट इमेजिन कर दो, देखो 45/x से क्या आएगा? इतने शेयर्स आप वापस खरीद रहे हो, 15 में से उतने शेयर्स माइनस कर दोगे तो नंबर ऑफ शेयर आफ्टर बायबैक रह जाएंगे मल्टीप्लाइड बाय द मार्केट प्राइस। अब आप पूरे इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपकी एक्स बायबैक प्राइस आएगी 26.19। ये देखो 400 lakhs इज इक्वल टू 1.15p, यह है मार्केट प्राइस, और ये इतना जो पार्ट है ना, यह है नंबर ऑफ शेयर जो आप बायबैक के बाद रहेंगे, 15 लाख माइनस 45 डिवाइडेड बाई p, दैट इज द बायबैक प्राइस। तो ये जो इक्वेशन बनाया है ये वही इक्वेशन है जो नॉर्मल मार्केट वैल्यू का होता है, ये वाला। कोई डिफिकल्ट फॉर्मूला नहीं है जिसे आप याद करोगे, वही वाला फॉर्मूला। आ गई बायबैक प्राइस। अब दूसरा है क्वेश्चन, नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी बॉट बैक। सिंपल है, 45 लाख रुपीज आपने डिस्ट्रीब्यूट करे 26.19 के रेट से, यही रेट से आपने हर शेयर खरीदा, टोटल खरीदने में 45 लाख रुपए डाल दिए, तो इससे आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, ये देखो 45 लाख और ये नंबर आ गया। लास्ट में बोलता है कि इम्पैक्ट ऑफ बायबैक ऑन द ईपीएस। देखो ईपीएस अभी कितना है? 4 रुपए का। अगर बायबैक के बाद का ईपीएस निकालना है तो बायबैक के बाद का अर्निंग आफ्टर टैक्स लो और नंबर ऑफ शेयर ले लो। देखो अर्निंग आफ्टर टैक्स तो क्वेश्चन बहुत क्लियरली बोल रहा है कि सेम रहेगा, यानी कि 60 lakhs। ये देखो वो नहीं बदलेगा, तो उतना ही रखा। नंबर ऑफ शेयर बदल जाएंगे। हमारे पास 15 लाख शेयर थे, लेकिन उसमें से इतने शेयर हमने वापस बुलवा लिए, तो डिवाइडेड बाय 15 माइनस 1.71821 नंबर ऑफ शेयर। ये क्या है? नंबर ऑफ शेयर बायबैक के बाद का। तो इससे हमारा ईपीएस आ जाएगा बायबैक के बाद का 4.52। बहुत सिंपल है, पहले 60 lakhs का प्रॉफिट 15 लाख शेयर्स में बट रहा था, तो 4 आंसर आया आपका। अब 60 lakhs का ही प्रॉफिट कम शेयर में बट रहा है, तो ईपीएस सबके हिस्से का बढ़ गया, तो कितना हो गया सर? 52 पैसे से बढ़ गया। कितना डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 19 लोगे, एग्जैक्टली वही है, बायबैक प्राइस, नंबर ऑफ शेयर और इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। पर 20 भी बायबैक पे है, थोड़ा सा अलग है, इसलिए ले लेते हैं। आ जाओ, देखो ईगर लिमिटेड का मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको दिया हुआ है 1500 करोड़ का, और करंट मार्केट प्राइस उसके शेयर की जो है वो है 1500। कितना आसान है देखो, मतलब अभी तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन दो चीज़ें बहुत नज़दीक की दे दी उन्होंने। मार्केट वैल्यू आपको दिया है 1500 करोड़ का और मार्केट प्राइस दे दी 1500, तो क्या मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ शेयर मेरे एग्जिस्टिंग कितने हैं? 1 करोड़। ठीक है, अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी उन्होंने दे दिया 200 करोड़ का। सो सारा कैलकुलेशन देखो रिवर्स में जा रहा है, 200 करोड़। तो क्या मैं ईपीएस निकाल सकता हूँ? ईपीएस भी हो गया 200 रुपये का, 1 करोड़ शेयर है, 200 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है।
ठीक है, एंड द बोर्ड इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू बाय बैक 20% ऑफ द शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10% टू द करंट मार्केट प्राइस। ये है करंट मार्केट प्राइस, उसमें आप अगर 10% ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 150 और 1650। तो आप हर शेयर इतने रुपए में खरीदना चाहते हो। कितने शेयर खरीदना चाहते हो? 20%। अभी कितना है 1 करोड़, उसका 20% हो गया 0.20 करोड़। तो इतने शेयर्स आप खरीदना चाहते हो और कौन सी प्राइस पे खरीदना चाहते हो? 1650 की प्राइस पे। यानी कि आपको कितने पैसे बांटने पड़ेंगे? 330 करोड़ रुपीस। इतना पैसा आपको देना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को अगर आप 20 लाख शेयर्स 1650 यानी 1650 के भाव से खरीदना चाहते हो। 330 करोड़ रुपए। आगे देखना, इट प्लान्स टू फंड दिस थ्रू अ 16% बैंक लोन। आपके पास ये पैसे है नहीं, पिछले 2 क्वेश्चन में थे सरप्लस में, इस क्वेश्चन में सरप्लस में नहीं है। तो ये पैसा आप लोन से लेके आओगे जिस पे आप 16%, ध्यान देना, 16% का इंटरेस्ट पे करोगे। चलो 330 माइनस 16%, सॉरी 330 इंटू 16%, यानी कि 52.8 करोड़ का तो सर सिर्फ, ज़्यादा नहीं हो गया? हो गया। 52.8 करोड़ का तो आपको इंटरेस्ट बैठ जाएगा। आपका टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 200 करोड़ का। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखना। आगे, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द पोस्ट बायबैक ईपीएस और कंपनी का टैक्स रेट है 30%। पोस्ट बायबैक ईपीएस के लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वापस निकालना पड़ेगा, लेकिन आपको इतना तो समझ में आ गया कि इंटरेस्ट उसमें एडजस्ट करना है। और इंटरेस्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तो एडजस्ट नहीं होता, वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एडजस्ट होता है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? जो आपका प्रॉफिट था उसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कन्वर्ट कर लो। 200 करोड़ को 70% से डिवाइड करके आपका आंसर आएगा 285.71। इसमें से इंटरेस्ट कर दो माइनस 52.80। आपका आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स वापस से 232.91। इसमें से टैक्स माइनस कर दो, सीधा 70% से मल्टीप्लाई करो, तो वो आ गया आपका 163.04। आ गया ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब आपके पास नंबर ऑफ शेयर कितने बचे हुए हैं? ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बायबैक के बाद का। नंबर ऑफ शेयर करोड़्स में है, बायबैक के बाद सिर्फ 80 लाख, क्योंकि 20 लाख आपने वापस खरीद लिए। तो अब आपका ईपीएस आ जाएगा, वो आता है सर 203.80। कहानी खत्म। आया क्या समझ में सारी कहानी? आ जाओ आंसर देखते हैं। एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर 1 करोड़ आया समझ में कुछ? अब तो थोड़ा समझ में आने लगेगा ना। उसका 20 लाख हम खरीदना चाहते थे, ये मार्केट प्राइस थी, बायबैक प्राइस बोल सकते हो आप उसको, बायबैक प्राइस बोल सकते हो। और 330 करोड़ रुपए लग रहे थे तो हमने लोन लिया 330 करोड़ पे 16% का। देखना, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट किया, उसमें से इंटरेस्ट माइनस किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स नया वाला आया। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसको 80 लाख शेयर से डिवाइड करा 203.80। एग्जैक्ट इतना ही आंसर आया था हमारा। ये है ईपीएस आफ्टर बायबैक। डिफिकल्ट नहीं था बट नया तो था ना, कुछ तो नया सीखा ना। क्वेश्चन नंबर 21 पे आएंगे सर। इसमें भी लोन की बात चल रही है, तो लोन लेना है हमको, लेते हैं, देखते हैं कैसा लोन आता है, कैसे चुकाते हैं हम उसमें। देखो, क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो अभी अभी आपने क्वेश्चन देखा ना, क्वेश्चन नंबर 20। अब मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 21 जो है एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। काफ़ी कुछ चीज़ें मैच भी करेगी, लेकिन फिर भी बहुत अलग है। तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी अब पढ़ने के बाद। एसएम लिमिटेड का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 3000 करोड़ का, और उसका ईपीएस हमको ऑलरेडी दिया हुआ है 200 रुपये विथ अ पी रेशियो ऑफ 15।
सो अगर आप ध्यान दोगे ईपीएस कितना है सर उसका 200 का, पी रेशो अगर आप देखोगे तो 15 का, तो इससे क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस कितनी हुई उसकी 3000 की, और मार्केट वैल्यू भी आपको दिया हुआ है 3000 करोड़। तो इससे एक चीज निकल जाएगी कि टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 1 करोड़। एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन जैसा ही हुआ, 3000 करोड़ और 3000 रुपए की मार्केट प्राइस है, 1 करोड़ के नंबर ऑफ शेयर हो गए। ठीक है, निकल आया डेटा। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू बाय बैक 20% ऑफ द शेयर्स। पिछले क्वेश्चन में भी 20% था, तो कितने शेयर्स हम बाय बैक करना चाह रहे हैं सर, 0.20 लैक्स। 20 लाख शेयर वापस ले लेंगे, 80 लाख शेयर्स बचे हुए रहेंगे। ठीक है, आगे, ऑफ द शेयर एट अ प्रीमियम विच कैन बी सपोर्टेड बाय द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। पिछले क्वेश्चन में क्लियर लिखा था कि 10% ऊपर देंगे मार्केट प्राइस के, जैसे कि 1500 करोड़ 1500 रुपए की मार्केट प्राइस थी, उस पर 10% ऊपर दिया था। यहां नहीं लिखा है, वो हमें निकालना है। द बोर्ड एक्सपेक्ट्स पोस्ट बायबैक मार्केट प्राइस पर शेयर एज 3057। बायबैक के बाद मार्केट प्राइस इतनी रहनी चाहिए, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, और पोस्ट बायबैक पी रेशियो जो है ना 15 का जो दिया है वो सेम रहेगा। तो जैसे ही मार्केट प्राइस को पी रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे आपका मार्केट वैल्यू भी आ जाएगा और पोस्ट बायबैक ईपीएस भी आ जाएगा। अब इस चीज़ को मैं यहाँ पे तो थोड़ा मेरे को डिफ़िकल्ट लग रहा है, पर मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करवाता हूँ। बहुत आसान और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अगर इसके पहले वाला किया तो। अब देखना, अभी का और पुराना डेटा दोनों कंपेयर करना पड़ेगा। मार्केट प्राइस कितनी आ रही है 3000 की। अच्छा, एक काम करते हैं, ईपीएस आया ना आपका, ईपीएस कितना था, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 200 रुपये का, और उसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा 200 करोड़। इससे हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 200 को 70% से डिवाइड कर दो, अभी अभी करा था हमने, तो ये आ गया हमारा 285.71 करोड़। अगर हम लोन लेते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में 330 करोड़ का लोन लिया था, अगर इस क्वेश्चन में भी लोन लेते हैं तो कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा सर। इंटरेस्ट चुकाने के बाद में जो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा उसमें से टैक्स पे करके आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो आ जाएगा। ये है सर बायबैक के बाद की बातें। ठीक है, दिस इज आफ्टर बायबैक। अब ध्यान देना, ये चीज़ मैं अब कहीं और से निकालूंगा। ठीक है, सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो ये रहा। अब इधर से दूसरी साइड देखते हैं, बायबैक के बाद की सिचुएशन। मार्केट प्राइस बायबैक के बाद 3057 होनी चाहिए, पी रेशो सेम रहेगा, यानी कि ईपीएस कितना होना चाहिए, ईपीएस आना चाहिए 203 रुपये 80 पैसे। ये है क्वेश्चन। अब ईपीएस 203 रुपये 80 पैसे होना चाहिए आफ्टर बायबैक। क्या आप नंबर ऑफ शेयर बायबैक के बाद बता सकते हैं कितने होने चाहिए? 20% आप वापस ले रहे हो एक करोड़ का, तो 0.80 करोड़ यानी कि 80 लाख शेयर्स होने चाहिए। इससे आपका आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो है सर 163.04। इसी को आप सीधा उठा के यहाँ रख दो, यही बायबैक के बाद का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। ठीक है, अब इसमें इसको आप 70% से डिवाइड करोगे तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, वो आ गया आपका 232.91। अब आप ज़रा सा सोचो कि पहले बायबैक के पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना था, बायबैक के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर इतना है, तो ये जो डिफरेंस बन रहा है 285 और 232 के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है? वो और कुछ नहीं सर, इंटरेस्ट का स्कोप है। तो इंटरेस्ट आप मैक्सिमम कितना दे सकते हो ये क्वेश्चन में आता है, वो है सर 285.71 माइनस 232.91, दैट्स नथिंग बट आप मैक्सिमम 52.80 का करोड़ का इंटरेस्ट दे सकते हो। बायबैक के पहले का प्रॉफिट इतना है बिफोर टैक्स, और बायबैक के बाद का प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना आना ही चाहिए, क्योंकि इतना आएगा तो आफ्टर टैक्स इतना आएगा, और अगर आफ्टर टैक्स इतना आया
तो ही आपका ईपीएस इतना आएगा, पी रेशो इतना है तो मार्केट प्राइस इतना आ पाएगा। बोलने का मतलब मार्केट प्राइस ये मेंटेन करने के लिए मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स बायबैक का इतना ही रहना चाहिए, यानी मेरे पास इंटरेस्ट का स्कोप कितना है 52.80। क्वेश्चन क्लियरली आपको एक चीज़ दे रहा है कि आप बैंक लोन ले सकते हो 8% पे, यानी कि ये जो भी आप इंटरेस्ट दे रहे हो ये ज़्यादा से ज़्यादा 8% का कैलकुलेट करने के बाद आना चाहिए। यानी इससे मेरा क्या निकल जाएगा, जब मैं 8% से डिवाइड करूंगा इसको तो आ जाएगा कि लोन कितना ले सकता हूं, वो है सर 660 करोड़, एग्जैक्टली जो डबल है आपके पिछले क्वेश्चन का। मार्केट प्राइस भी डबल है। 660 करोड़ का आप लोन ले सकते हैं। आप सीधा चल रहे हैं, पूरा उल्टा था। 660 करोड़ का लोन ले सकते हो जिस पे 8% कैलकुलेट करोगे तो इंटरेस्ट इतना आएगा, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना आएगा, और फिर ये आगे कहानी बढ़ती जाएगी। दो कुछ चीजें क्वेश्चन पूछ रहा है। द इंटरेस्ट अमाउंट विच कैन बी पेड फॉर अवेलिंग द बैंक लोन 52.80। लोन अमाउंट टू बी रेज्ड, कितना लोन रेज कर सकते हो, जितना इंटरेस्ट है डिवाइडेड बाय 8%, यानी कि 660 करोड़ का। ठीक है। प्रीमियम पर शेयर और परसेंटेज ऑफ प्रीमियम पेड ओवर द करंट मार्केट प्राइस, किस लिए, बायबैक के लिए। आपने जो बायबैक करा है उसके लिए आपने 660 करोड़ का लोन लिया, इसका मतलब 660 करोड़ रुपए आपने दिए होंगे शेयर होल्डर्स को। आप ज्यादा का तो लोन लोगे नहीं, पिछले क्वेश्चन में भी हमको जितना देना था बायबैक के लिए उतना ही लोन लिया, तो उतना अगर लोन लिया है तो देना कितना है, 660 करोड़। सो 660 करोड़ आपका बन जाता है बायबैक के लिए जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो, और वो भी कितने शेयर होल्डर्स में, 20 लाख में। तो 660 डिवाइडेड बाय 0.20 करोगे तो आ जाएगा 3300। यह है सर आपकी बायबैक प्राइस। हर शेयर को 3300 रुपए में आपने खरीदा है। टोटल 20 लाख शेयर्स को खरीदा तो 660 करोड़ की जरूरत थी, वो आपने लोन लिया 8% पे, तो 52.80 का इंटरेस्ट आया, और फिर जाके आपकी वो आगे की कहानी सारी बनी। उल्टा कैलकुलेशन है एग्जैक्ट जैसे पिछला था। तो 3300 आपने बायबैक के लिए पे किए। करंट मार्केट प्राइस थी सर 3000 की, अभी अभी हमने जो निकाली थी। सो 3000 जो मार्केट प्राइस थी उसमें अगर आपने 3300 की बायबैक प्राइस रखी है तो कितने प्रीमियम दिया, 10% का। 300 रुपए प्रीमियम पर शेयर आ रहा है और परसेंटेज में आ रहा है 10%। ये देखो सारा कैलकुलेशन इन्होंने लैक्स में किया है। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा, जो क्वेश्चन में फॉर्मेट दिया उसी क्वेश्चन में उसी फॉर्मेट में आप आगे बढ़ो। लैक्स में करने में थोड़ी ज़्यादा फिगर्स लिखनी पड़ती है, ये भी तो सोचो। कहानी खत्म। जो पिछला क्वेश्चन था 20 वाला, उसके एग्जैक्ट अपोजिट है 21। अगर आपको 21 समझ आ गया तो 20 और 21 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर। मतलब एक ही चीज़ के दो अलग अलग तरीके से देखने का पहलू बोल लो। क्वेश्चन नंबर 22 काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, 5 मिनट में आता हूँ और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 हम कैरी ऑन करेंगे सर। सी यू। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। क्वेश्चन नंबर 22 इन फ्रंट ऑफ यू, लेट्स हैव अ लुक। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। दो कंपनी है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड। ए लिमिटेड बी लिमिटेड को एक्वायर करना चाहती है, सेम वही कहानी जो करते आए हैं अभी तक। थोड़ा सा डिटेल देखो। टोटल करंट असेट्स दिए हैं, नेट फिक्स्ड असेट्स दिए, तो दोनों का मिला के टोटल आ गया। कैपिटल स्ट्रक्चर में हमने इक्विटी कैपिटल रेज किया है, ये भी इक्विटी का ही पैसा हो गया। डेट भी रेज किया है, तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया। करंट लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट में नेट सेल्स, प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ऑपरेटिंग के खर्चे, उसके बाद इंटरेस्ट और ईबीटी आया, टैक्स माइनस किया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर निकाल सकते हैं हम यहाँ पे। नंबर ऑफ शेयर देखना कैसे निकालेंगे। फेस वैल्यू आपको दी है 10 रुपये की, तो 10 लाख को 10 रुपये से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 1 लाख आ गया, यहाँ पे 80,000 आ गया, ठीक है। क्लियर है। अब एक और चीज़, ये 1 लाख और 80,000 तो हो गए नंबर ऑफ शेयर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है अगर हम उससे डिवाइड करते हैं 1 लाख को तो 2.7440 ये आपका आ गया ईपीएस, और 1,19,000 को 19,000 को 80,000 से डिवाइड करते हो तो 1.4875, तो ये क्या आया, ईपीएस आ गया। बहुत बढ़िया सर। इसके बाद पी रेशो तो खैर अभी नहीं दिया होगा। इसके बाद एक और चीज़ बताता हूँ, ध्यान देना। ये दोनों के टोटल को आप क्या बोलते हो, शेयर होल्डर्स फंड, राइट। ये सारा पैसा शेयर होल्डर का ही तो है। तो ए लिमिटेड में शेयर होल्डर के फंड है 13 लाख के, 13 लाख के, और बी लिमिटेड में है 8 लाख का।
तो क्या हम बुक वैल्यू पर शेयर निकाल सकते हैं? बुक वैल्यू निकाल सकते हैं सर। बुक वैल्यू पर शेयर 13 लाख को 1 से डिवाइड कर दोगे तो 13 आएगा यहाँ पे 13, और 8 लाख को 80,000 से डिवाइड कर दोगे तो ये आएगा 10। तो ये हो गई बुक वैल्यू पर शेयर। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़, क्या आप रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल सकते हैं? रिटर्न ऑन इक्विटी है क्या कुछ पता इसके बारे में? रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत सिंपल है सर। रिटर्न ऑन इक्विटी, मैं कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ इक्विटी। तो नीचे में रखोगे इक्विटी, मैं कौन से बता रहा हूँ, इक्विटी का कितना कैपिटल है नीचे में रख दो, और इक्विटी के लिए कितना कमाया ऊपर में रख दो। रिटर्न डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल तो यही हुआ ना सर, 10 और 3 13 लाख और 8 लाख एग्जैक्टली। अर्निंग कितनी हुई? ये रहा, ये किसका पैसा है? इक्विटी वालों का ही पैसा है। तो ये जो 2,74,400 है उसको आप 13 लाख से डिवाइड करोगे। 13 लाख से डिवाइड करोगे कितना आएगा? यहाँ ले लूँ, 2,74,400 डिवाइडेड बाय 13, और दूसरा है 1,19,000, 1.19 डिवाइडेड बाय 8 लाख। तो दोनों से क्या कैलकुलेट होगा सर? रिटर्न ऑन इक्विटी। सो ये आता है कुछ 21.11%, और यह आता है 14.88%। तो क्या क्या निकाल लिया सर अभी तक हमने रिटर्न ऑन इक्विटी निकाला, हमने बुक वैल्यू निकाली, हमने ईपीएस भी निकाल लिया। ठीक है, पी रेशो दिया होता तो मार्केट प्राइस निकाल लेते, मार्केट प्राइस दिया होता तो ईपीएस की मदद से पी रेशो निकाल लेते। ठीक है, इतना तो पार्ट हो गया, और देखते हैं आगे क्या दिया है। अगले पार्ट पे अगर आप देखोगे तो आपको मार्केट प्राइस दी हुई है। क्या आप पी रेशो निकाल सकते हो? यस, पिछले पेज पे जो ईपीएस निकाला था, मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय वो ईपीएस कर दो, आपका पी रेशो आ जाएगा। देखो, आपको सबसे पहले निकालना था ईपीएस, ये हमने निकाला। उसके बाद में आपको पी रेशो निकालना है, तो जो भी ईपीएस निकाला यहाँ पे आपके पास मार्केट प्राइस है, उसकी मदद से पी रेशो आ जाएगा। फिर आपको रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना था, हमने निकाला। उसके बाद बुक वैल्यू पर शेयर निकालनी थी, हमने निकाली। ये तीनों चारों इन्फॉर्मेशन जैसे अभी बताई थी एग्जैक्टली वैसे ही, बस टेबल फॉर्मेट में एक के बाद एक लिखनी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लो, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया तो ईपीएस आया, मार्केट प्राइस और उसको ईपीएस से डिवाइड किया तो पी रेशो आया। इक्विटी के फंड्स देखना 13 लाख और 8 लाख है, तो नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते ही इक्विटी फंड्स को बुक वैल्यू आ गई, और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इक्विटी फंड करा तो आरओई आ गया। तो चारों इन्फॉर्मेशन आपकी एक छोटे से टेबल में कंप्लीट हो गई। बहुत ही बढ़िया। अब ध्यान देना, हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है? डिविडेंड पे आउट रेशो। इसका एग्जैक्ट अपोजिट होता है सर रिटेंशन रेशो। कितना? 60% और 40%। मानते हो बात को? अभी अभी हमने निकाला था आरओई। क्या आता है सर? थोड़ा दिमाग लगा के बताओ। आरओई को आरआर से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है? सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर में आपने पढ़ा था, ये फॉर्मूला है ग्रोथ का, रिटर्न ऑन इक्विटी इनटू रिटेंशन रेशियो। आपका सेकंड वाला पार्ट वही है, एस्टिमेट द फ्यूचर ईपीएस ग्रोथ रेट फॉर बोथ द फर्म्स। तो सबसे पहले रिटेंशन रेशियो लो, उसको आरओई से मल्टीप्लाई करो। ये रहा रिटेंशन रेशियो, ग्रोथ रेट आ गई आपकी आरओई और रिटेंशन रेशियो। ठीक है बहुत बढ़िया। अब तीसरा पार्ट देखना, अगर एक्विजिशन किया गया बी लिमिटेड का बाय ए लिमिटेड, तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बी लिमिटेड, जिस कंपनी को हम खरीद रहे हैं, उसकी वैल्यू 20 रुपये पर शेयर होगी, ऐसा लिखा गया। सो डेवलप अ रेंज ऑफ जस्टिफिएबल एक्सचेंज रेशियो दैट कैन बी ऑफर्ड बाय ए लिमिटेड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड। रेंज निकालनी है। कॉर्पोरेट वैल्यूएशन चैप्टर में आपने तीसरा क्वेश्चन देखा था, कुछ रेंज वाला था। रेंज निकालते हो यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट की, ज़्यादा से ज़्यादा कितना, कम से कम कितना। तो उसके लिए दो अलग अलग बेसिस भी तो होनी चाहिए। सबसे बढ़िया बेसिस मैं बताता हूँ हमेशा होता है मार्केट प्राइस। तो एक बेसिस तो आपका आ गया मार्केट प्राइस, आप ले लो 1540, आपको दोनों चीज़ें दी हुई है। और दूसरा बेसिस है सर इंट्रिंसिक वैल्यू, जो क्वेश्चन में लिखा है इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसमें बी लिमिटेड की इंट्रिंसिक वैल्यू आप लोगे 20। लेकिन ध्यान देना, ए लिमिटेड की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं लिखी है यहाँ पे। हाँ, आप बुक वैल्यू को इंट्रिंसिक वैल्यू मान सकते हो, पर ऐसा कुछ क्वेश्चन ने बोला भी नहीं है। 13 और 10 है। हाँ, क्वेश्चन ये हो सकता है कि इसको 20 मान रहा हो, तो अब हम इसको 13 ही रखें। पर
थोड़ा सा यहाँ पे डिबेटेबल है बोल सकते हैं हम, क्या कहते हैं, आंसर जो इंस्टीट्यूट का है। इंस्टीट्यूट ने दोनों आंसर में देखना क्या किया, दोनों आंसर में एक्वायरर की वैल्यू मार्केट प्राइस वाली ही ली है 40, यानी कि मार्केट प्राइस तो देखो, एक तो बेसिस मार्केट प्राइस वाला हो गया, एक बेसिस हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू। मार्केट प्राइस वाला तो बराबर टारगेट बाय एक्वायरर लिया है 15/40, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ भी था, तो ये हमारा बेसिस बन गया। उस हिसाब से देखा जाए तो उनके एक शेयर के बदले हमने सिर्फ 0.375 हमारा देना चाहिए। लेकिन दूसरा आता है इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे, जहाँ पे हमने उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू तो 20 रुपये बोली, हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं लिखी थी, तो क्वेश्चन ने 40 को ही इंट्रिंसिक वैल्यू मान लिया। कंपनी ए के मार्केट प्राइस को ही इंट्रिंसिक वैल्यू मान लिया, ठीक है, ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। तो उस हिसाब से 0.5 देना बनता है, यानी उनके एक शेयर के बदले 0.5 देना पड़ता है। अब आप ध्यान देना, इन दोनों बेसिस को लिया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा हमने कितना शेयर देना चाहिए, हमारा 0.5, और कम से कम 0.375। हम एक्वायरर है, हम खरीद रहे हैं किसी भी कंपनी को। आप बस एक चीज़ बताओ, जो खरीदने वाला होता है, अगर उसको ये दो ऑप्शन दिए गए तो वो कौन सा ऑप्शन चूज करेगा, वो तो यही चूज करेगा ना कि कम से कम कीमत में खरीदूं, तो वो कम से कम शेयर देना चाहेगा। तो एक्वायरर तो हमेशा चाहेगा कि मैं 0.375 शेयर ही दूं, अगर आप इसको दोनों में से एक चूज करने के लिए बोलते हैं। लेकिन मैं सेलर की बात करता हूं, जो भी बेचने वाला होता है, कोई भी आइटम बेचो, ये फोन भी अगर बेचना होगा तो बेचने वाला तो यही चाहेगा ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, वो तो ज्यादा से ज्यादा रेशो के पास ही जाएगा, वो हो गया सर टारगेट। सो एक चीज़ का ध्यान रखना, एक्वायरर हमेशा लोअर लिमिट चूज करेगा, और टारगेट यानी कि जो बेचने वाला है वो हमेशा अपर लिमिट चूज करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ठीक है। अगला पार्ट देखना, बेस्ड ऑन योर एनालिसिस इन पार्ट 1 and 2 वेदर द निगोशिएटेड रेशियो विल बी क्लोजर टू अपर और लोअर रेंज, विल बी क्लोजर कर दो उसको। आपका पहले और दूसरे पार्ट में जो आपने आंसर निकाला ना, उसको पहले जस्टिफाई देखते हैं, ध्यान देना। पहले पार्ट में जो आपने ईपीएस निकाला था, मुझे बताओ ईपीएस किसका ज़्यादा है? ये 2.744 ज़्यादा है ए लिमिटेड का, पी रेशो ए लिमिटेड का ज़्यादा है, जो कि वैसे तो अच्छी बात नहीं है, पर बुक वैल्यू पर शेयर देखोगे तो ए लिमिटेड का ज़्यादा है, आरओई देखोगे तो ए लिमिटेड का ज़्यादा है बी लिमिटेड से, ग्रोथ रेट अगर आप देखोगे तो ए लिमिटेड का ज़्यादा है। तो ओवरऑल एनालिसिस हमारा ये बोलता है कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड से ज़्यादा अच्छी कंपनी है, तो वो डोमिनेट कर सकती है इस मर्जर की टर्म्स को। और ए लिमिटेड कौन है सर? एक्वायरर। एक्वायरर इज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट एज पर द एनालिसिस इन पार्ट 1 and 2 एंड दैट्स वाई एक्वायरर की कौन सी लिमिट होती है? फाइनल रेशो क्या बोलता है क्वेश्चन, कि जो निगोशिएशन दोनों के बीच में होगा वो अपर रेंज या लोअर रेंज, अपर साइड या लोअर साइड में किसकी तरफ ज्यादा झुकाव होगा। ऑब्वियसली बात है कि एक्वायरर डोमिनेंट सिचुएशन में है, तो जो वो बोलेगा वो होगा, और वो बोलेगा लोअर लिमिट। वो क्यों बोलेगा अपर लिमिट? वो क्यों ज्यादा देना चाहेगा? देखो आंसर, since A Limited has higher EPS, ROE, PE ratio and even higher EPS growth expectation, the negotiable terms would be expected to be closer to the lower limit based on the existing share prices. Simple. कहानी खत्म। अब लास्ट पार्ट है, अगर मर्जर के बाद का, अच्छा आपको क्या निकालना है? पोस्ट मर्जर EPS। अगर एक्सचेंज रेशो ये रहा तो देखो, उनके पास ना 80,000 शेयर्स है, उसमें अगर हमने उनको सिर्फ 0.4 शेयर दिया हमारा, तो हम टोटल कितने शेयर दे बैठेंगे उनको? 32,000। हमारे पास अभी कितने शेयर है? 1 लाख। तो मर्जर के बाद हमारे शेयर कितने हो जाएंगे? 1,32,000। ठीक है। अब क्वेश्चन बोलता है मर्जर के बाद का EPS निकालो, तो पहले हमें मर्जर के बाद का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, जो कि आएगा इसका टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करोगे, नंबर ऑफ शेयर 1,32,000 करोगे। ये कहानी वापस वही चीज़ है जो पहले क्वेश्चंस में देखते आए थे। सो आपने सिर्फ ये प्रोसीजर फॉलो करनी है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नंबर ऑफ शेयर, आपका EPS आएगा। क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है कि पी रेशो आप सेम रख सकते हो। अच्छा नहीं बोला इसने, फिर भी आप सेम रखो पी रेशो। पी रेशो क्या है? ये वाला 14.58, तो उसके हिसाब से मार्केट प्राइस आ जाएगी। तो पहला पार्ट था पोस्ट मर्जर EPS, दूसरा पार्ट है पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस। ये दो, ये एक और ये एक, ये 5th और 6th आ जाएगा। कहानी बहुत सिंपल है, यहाँ पे मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। जो चीज़ नहीं थी वो हमने देख ली इस क्वेश्चन में।
अच्छा, क्वेश्चन ने ये भी बोला है कि कैलकुलेट भी करना है गेन और लॉस जो भी आ रहा है, तो इम्पैक्ट निकालना है आपको। बिफोर मर्जर ईपीएस ले लेना, आफ्टर मर्जर ईपीएस ले लेना, बिफोर मर्जर मार्केट प्राइस ले लेना, आफ्टर मर्जर मार्केट प्राइस ले लेना, आपका गेन और लॉस भी आ जाएगा। बट एक चीज़ याद रखना, टारगेट के केस में आप इक्विवेलेंट अमाउंट लोगे, ईपीएस की भी और मार्केट प्राइस की भी। कैसे? एक्सचेंज रेशो से मल्टीप्लाई करके। गुड। 23 एग्जैक्टली ऐसा ही है जैसा 22 देखा। मैंने आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो वो अभी क्या बोल रहा है, ईपीएस निकालो, पी रेशो निकालो, आरओई निकालो, बुक वैल्यू निकालो, फिर बोलता ग्रोथ रेट निकालो, फिर वापस वही चीज़ें कि भैया छोटा मोटा ऐसा ऐसा होगा, फिर आप बताओ कि क्लोजर या अपर लिमिट में कहाँ पे सेटल होगा। सिंपल वही सब चीज़ें, छोटा इनफैक्ट क्वेश्चन ये वाला। 24 हम लेते हैं। देखो 24 से 30 तक ना सिर्फ 2 क्वेश्चन है, बाकी सारे होमवर्क वाले हैं, तो वो मैं आपको होमवर्क ही दूंगा। फिर हम क्वेश्चन नंबर 31 ऑनवर्ड्स आगे बढ़ेंगे। सो 24 देखते हैं सर, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन भी। देखो, एएफसी लिमिटेड विशेस टू एक्वायर बीसीडी लिमिटेड। देखो जहाँ जहाँ नया है, जहाँ जहाँ आप सीखोगे ना, वहीं वहीं मैं आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब ये भी है कि अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो होमवर्क वाले सारे क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, टाइम नहीं है तो प्रैक्टिस, टाइम है तो प्रैक्टिस करो, क्योंकि वीडियो देख के तो आप पास नहीं होने वाले। यूट्यूब पे ये वीडियो देखोगे ना कि कार कैसे चलाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कार चलाना आ जाएगी, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो वो प्रैक्टिस तो ज़रूरी है। अब आप कितना भी वीडियो देख लो। एएफसी लिमिटेड एक्वायर करना चाहती है बीसीडी को, ये एक्वायरर है, ये टारगेट है। शेयर्स इशूड बाय द टू कंपनीज आर 10 लाख एंड 5 लाख। एएफसी लिमिटेड के 10 लाख शेयर है, बीसीडी के 5 लाख शेयर है। कैलकुलेट द इंक्रीज इन द टोटल वैल्यू ऑफ बीसीडी लिमिटेड रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्विजिशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। आपको याद है एक कंपनी की वैल्यू हमने निकाली थी ग्रोथ रेट के बेसिस पे। पहले 6% ग्रोथ रेट थी, फिर 8% ग्रोथ रेट हो गई थी। तो बस वैसा सा ही कैलकुलेशन है, उसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं दिया था आपको, तो वो हमने पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाली, एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी को इस्तेमाल करते हुए हमने नया ग्रोथ रेट लिया था। करंट एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट बीसीडी, बीसीडी कौन है? टारगेट, उसकी करंट 7% है, लेकिन अगर वो हमारे कंट्रोल में आ जाएगी तो ग्रोथ रेट 8% हो जाएगी। मार्केट प्राइस आपको 100 रुपये की दी है, करंट मार्केट, अच्छा ये एएफसी की 100 रुपये की है, बीसीडी की है 20 रुपये की, और एक्सपेक्टेड डिविडेंड है यानी कि ये है D1। तो इतनी मदद से आप क्या निकाल सकते हो? आप एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल सकते हो, D1 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस प्लस ग्रोथ। डिविडेंड कितना है सर? 60 पैसे का, 60 पैसा, डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस है 20 रुपये की, और ग्रोथ रेट एग्जिस्टिंग वाला है 7%। तो इससे आपका एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो आ जाएगा, जो कि आता है 10%। ठीक है, अब वापस इसी का इस्तेमाल करके, याद आ रहा है पुराना क्वेश्चन, वापस इसी का इस्तेमाल करके आप नई मार्केट प्राइस निकाल लो। ठीक है सर, तो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला अलग अलग नहीं है, तोड़ मरोड़ करोगे तो सेम ही फॉर्मूले में आ जाओगे। सो वापस लेता हूँ 60 पैसा, इस बार ग्रोथ रेट 10% ले ली, और सॉरी ग्रोथ रेट 8%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10%। तो अब मेरी मार्केट प्राइस आती है 30 रुपये की। अब कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन बोलता है बीसीडी की टोटल वैल्यू में कितना इंक्रीज हो जाएगा मर्जर के बाद। पहले 20 रुपये का शेयर था, अब 30 रुपये का शेयर है, तो 10 रुपये से मार्केट प्राइस इंक्रीज हो गई। टोटल नंबर ऑफ शेयर उसके कितने थे? 5 लाख। तो 50 लाख से वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर 5 लाख शेयर मर्जर के बाद थोड़ी रहेंगे, नहीं रहेंगे। मैं तो कंपनी की वैल्यू बोल रहा हूं ना, 5 लाख शेयर एग्जिस्ट नहीं करेंगे मर्जर के बाद में। अभी कंपनी की वैल्यू है सर 5 लाख इंटू 20 यानी कि 100 लाख, बाद में हो जाएगी 150 लाख। तो 150 माइनस 100 तो कर सकता हूं मैं, 5 लाख छोड़ दो, नहीं करना तो ये 50 लाख डिफरेंस आता है। दिस इज द इंक्रीज इन द टोटल वैल्यू। अब देखना, सेम वही क्वेश्चन था, ये रहा। तो अगला पार्ट है अब इसका कि
On the basis of aforesaid condition, calculate the gain or loss to shareholders of both the companies अगर AFC Limited were to offer one of its shares for every 4 shares. अब क्या है रेशो 1:4. अब बताओ गेन और लॉस फिर से ऐसे ही निकाला था हमने उस क्वेश्चन में भी, सेम टू सेम क्वेश्चन था. अच्छा तो अब हम वापस से कैलकुलेशन करते हैं जैसे हम करते आए हैं वैसे, जो बेसिक है सर. उस क्वेश्चन में तो कुछ नया था क्या, ग्रोथ रेट वगैरह तो नहीं, चलो ठीक है वैसे ही 2 बार निकाल सकते हैं. तो हम अभी जाते हैं पिछले पार्ट पे. तो ये ध्यान रखना 10 लाख शेयर्स है एक्वायरर के और 100 रुपये की वैल्यू है. अगर हम 10 को मल्टीप्लाई करें तो करंट मार्केट वैल्यू आती है 1000 की. मानते हो बात को, करंट मार्केट प्राइस ऑफ AFC लिमिटेड. और इसके अलावा जो BCD है उसकी वैल्यू कितनी, 30 रुपये इंटू 5 लाख, यानी उसकी वैल्यू हो गई 150 लैक्स. मर्जर के बाद जो मार्केट वैल्यू होगी टोटल वो है 1150. याद है आपको 6750 आई थी हमारी मार्केट वैल्यू मर्जर के बाद, यहाँ आ रही है 1150. ठीक है, यहाँ 1150 आ गई. अब इसके होंगे 2 हिस्से, इसके होंगे 2 हिस्से. अच्छा ठीक है, टोटल हमने उनको कितने शेयर देना है, 5 लाख. 1:4 का रेशो है तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 1,25,000 शेयर हमने उनको देना है. टोटल मिला के मर्जर के बाद शेयर कितने हो जाएंगे, 10 लाख तो पहले से थे, 1,25,000 और ऐड हो गए यानी कि 11,25,000. ठीक है, अब इस 1150 को 2 हिस्सों में आप बांट सकते हो. ठीक है, एक हो गया सर आपका 10 लाख डिवाइडेड बाय 11,25,000 और एक हो गया 1,25,000 डिवाइडेड बाय 11,25,000. तो इस हिस्से में मार्केट वैल्यू को दोनों को बांट दो. चलो देखते हैं क्या होता है. मैं ऊपर ले रहा हूँ यहाँ पे 1150 10/11.25 ये हो गया एक्वायरर का और 1.25 डिवाइडेड बाय 11.25 ये हो गया टारगेट का. 1150 या तो हर शेयर की मार्केट प्राइस भी निकाल के आप ये कहानी कर सकते हो, पता है. चलो मैं आपको दूसरा तरीका बताऊं, अगर वही चीज़ नहीं जाने दो, छेड़ता नहीं मैं, पता चला दिक्कत में आ गए. तो देखो टारगेट कंपनी की मार्केट वैल्यू हो जाती है 127.78 और एक्वायरर की मार्केट वैल्यू हो जाती है 1022.22. ये है सर आफ्टर मर्जर. बिफोर मर्जर क्या थी, इसकी थी 1000 और इसकी थी सिर्फ 100 लाख, याद है 20 × 5. तो इनको गेन कितना हुआ सर 27.78 और इसको गेन हुआ 22.22. ये तो सर मार्केट वैल्यू में गेन हुआ जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था. पर यहाँ इन्होंने मार्केट वैल्यू बोला है या क्या बोला है, यहाँ पे ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं बोला. तो आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, पर इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे आंसर नहीं छोड़ा. टोटल मार्केट वैल्यू में गेन निकाल के आंसर नहीं छोड़ा, इन्होंने पर शेयर निकाला है. तो अगर आप पर शेयर निकालना चाहते हो कि हर शेयर पे कितना गेन हुआ, तो सिंपल है, आप इसको 10 से डिवाइड कर दो तो 2.22 आंसर आएगा और इसको 1.25, इनके पास अब कितने शेयर है 1.25 लाख ही है, तो 1.25 से डिवाइड करोगे तो ये 22.22 आएगा. ये एक तरीका हो गया 2.22 और 22.22 निकालने का गेन का. मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ. यहाँ पे टोटल मार्केट वैल्यू कितनी 1150 लाख है मर्जर के बाद की. ठीक है, मार्केट वैल्यू. नंबर ऑफ शेयर मर्जर के बाद कितने हैं 11.25. तो क्या मैं इससे मार्केट प्राइस निकाल सकता हूँ, हाँ सर, वो आती है 102.22. ध्यान देना. अब अगर आप AFC लिमिटेड की बात करोगे तो उनके पास पहले एक शेयर था, अभी भी एक शेयर है. पहले एक शेयर की प्राइस थी 100 रुपये, अब एक शेयर की प्राइस है 102 रुपये 22 पैसे. तो 2.22 उनका गेन आता है AFC वालों का. अब मैं BCD की बात करता हूँ. BCD के पास में अब जो एक शेयर है उसकी कीमत है 102 रुपये 22 पैसे, लेकिन पहले एक के बदले में 4 शेयर हुआ करते थे उनके पास में. आप ऐसे काउंट करो, आप या तो इसको इक्विवेलेंट निकाल लो, या तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, एक ही बात है. तो 4 शेयर हुआ करते थे 20 रुपये के, तो पहले था 80 रुपये का टोटल
आपका मार्केट प्राइस वैल्यू जो आज है 102.22, तो आपको फ़ायदा कितना हुआ 22.22, तो अल्टीमेटली आंसर वही आया 2.22 22.22। आप ऐसे निकालो, आप वैसे निकालो, आपको जैसे लगता है आप वैसे निकालो। ये देखो AFC 2.22, BCD 22.22, नहीं टारगेट को फ़ायदा ज़्यादा हुआ, देख रहे हो क्लियरली। हाँ बेटे आ जाओ, लास्ट वाला पार्ट है, बहुत आसान है, अच्छा है। कैलकुलेट द गेन टू द शेयर होल्डर्स ऑफ बोथ द कंपनी। अभी भी हमने वो ही निकाला 2.22 22.22, ये जो था ना सेम, पर अब थोड़ी सी कंडीशन बदली है। अगर AFC लिमिटेड 22 रुपीज़ देता है BCD लिमिटेड को कैश में, भाई ये तो शेयर्स में एक्सचेंज हुआ था, अब तो हम कैश में दे रहे हैं उनको। अगर उनको कैश में दे रहे तो उनके लिए तो गेन बहुत सिंपल है कि 22 रुपये मिल गए, 20 के जगह पे 2 रुपये का फ़ायदा है, कहानी ख़त्म, घर जाएंगे वो लोग। अगर आप कैश में दे रहे हो तो उनके मार्केट प्राइस कितनी थी एक शेयर की 20 रुपये, उनको कितना दिया 22, तो हो गया ना 2 रुपये का फ़ायदा उनको। पर AFC लिमिटेड के लिए कहानी देखो कितनी बढ़ जाती है। अब अज्यूमिंग द पी रेशियो ऑफ AFC डज नॉट चेंज आफ्टर द मर्जर, तो यानी सेम रखना है। EPS AFC लिमिटेड का 8 रुपये है, जिनमें टोटल नंबर ऑफ शेयर 10 लाख थे, तो 80 लाख मेरा EPS है, टोटल अर्निंग आफ्टर टैक्सेस है। और BCD का 2.5 था, जिसमें 5 लाख शेयर थे, तो यहाँ पे 12.5 लैक्स बनता है अर्निंग आफ्टर टैक्सेस BCD का। दोनों का मिला के बनता है 92.5 लाख अर्निंग आफ्टर टैक्सेस। यहाँ पे टैक्स रेट क्यों नहीं दिया है, चलो कोई बात नहीं, 92.5 लैक्स बनता है, ठीक है, अर्निंग आफ्टर टैक्स दोनों का। और हाँ, अब इट इज़ अज्यूम्ड दैट AFC लिमिटेड इन्वेस्ट इट्स कैश टू अर्न 10%। क्या हुआ नुकसान यहाँ पे कि आप देख सकते हो 10%, मैं जो कैश का पेमेंट कर रहा हूँ ना 22 का, अब आप 22 रुपीज़ पर शेयर उनको कैश दे दोगे, टोटल उनके शेयर है 5 लाख, तो आपके जेब से कितना पैसा जाएगा 110 लाख का, ठीक है। और ये पैसा आपने उनको दे दिया, नहीं तो आप 10% पे इन्वेस्ट कर सकते थे, 11 लाख रुपए का आपको फायदा होता। ये अर्निंग हो गई जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गई। इतना आपको नुकसान हो गया अगर आपने कैश में उनको पेमेंट कराए तो, क्योंकि वही पैसा आप कहीं और इन्वेस्ट करके 11 लाख रुपए कमा सकते थे। इस क्वेश्चन में कहीं टैक्स रेट दिया है क्या देखने दो, नहीं दिया है तो हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को ही आगे लेके चलेंगे, नहीं दिया है तो ध्यान देना। आपका टोटल मिला के दोनों कंपनी का मर्ज्ड अर्निंग आफ्टर टैक्स इतना है, हम इसी को ही बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स मानो, तो 11 लाख रुपए हम इसमें से कम कर देंगे सर। अब हमारा जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है 81.50 लैक्स है, राइट। और नंबर ऑफ शेयर कितने, 10 के 10 लाख शेयर्स ही नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे, तो हमारे कहाँ बदले, ना हमने बढ़ाए ना हमने गवाए। अब हमारा EPS आ गया सर 8.15। पी रेशो पहले कितना था, पी रेशो पहले मार्केट प्राइस थी 100 रुपए की, EPS था 8 का, तो पी रेशो था 12.5। क्वेश्चन क्लियरली बोलता है कि वो नहीं बदलेगा, मल्टीप्लाइड बाय पी रेशो 12.5, ये आ गया EPS, ये आ गया पी रेशो। तो नई मार्केट प्राइस निकल के आएगी मर्जर के बाद की, वो आती है 101.875। पहले कितनी थी 100, तो हमें कितना फायदा हुआ 1.875। सिंपल। कैसे निकाला मैं फिर से आपको एक बार बता रहा हूं, हमने दोनों कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को टोटल करा, क्योंकि टैक्स का कोई रेट नहीं दिया था तो बिफोर टैक्स कंसिडर ही नहीं करा। इसमें से हमने इंटरेस्ट जो है वो अपॉर्चुनिटी जो खो दी कमाने की वो माइनस करा, तो नया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया, उसको हमने नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करा जो कि 10 ही थे, तो EPS आया, उसको पी रेशो से मल्टीप्लाई किया तो मार्केट प्राइस आया आफ्टर मर्जर, जो मार्केट प्राइस बिफोर मर्जर था उससे कंपेयर करा तो आ गया गेन। कहानी खत्म। देख रहे हो थोड़ा थोड़ा, बस वही प्रोसीजर जो बेसिक ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर मैंने आपको सबसे पहले वाले लेक्चर में सिखाया था, वही चीज़ कंटिन्यू हो रही है यहाँ पे। ये देखो 1.875 आप देख सकते हो यहाँ पे कि
ये 11 लाख रुपए का जो लॉस है हम माइनस कर रहे हैं, तो 81.5 ये न्यू ईपीएस पी रेशियो, नया मार्केट प्राइस, पुराना ये था, नया ये है, कहानी खत्म। चलो सर, क्वेश्चन नंबर 25 आपका होमवर्क रहेगा और 26 भी आपका होमवर्क है, 27 हम ले लेते हैं, ठीक है। देखो 28, 29, 30 तीनों उसके बाद होमवर्क ही है, क्योंकि जो आखिरी के दो क्वेश्चन है ना, 28 तो ऐसा ही है एग्जैक्टली, 29 और 30 जो है वो 31, 32 के बाद में कवर हो रहा है सेम टू सेम, और उधर डिफिकल्ट है तो डिफिकल्ट वाला लूँगा मैं। अब देखो दो कंपनी है, सेम इंडस्ट्री में है दोनों कंपनी। टीके लिमिटेड जो है वो एक्वायरर है जो एसके लिमिटेड को खरीदना चाहता है। फॉर्मर इज इन द निगोशिएशन फॉर एक्विजिशन ऑफ द लेटर। फॉर्मर कौन हो गया? टीके। लेटर कौन हो गया? ये एसके। इंफॉर्मेशन अबाउट द टू कंपनीज इज गिवन। ध्यान देना, इक्विटी शेयर कितने आउटस्टैंडिंग है, ये नंबर्स है सर, 24 लाख और 12 लाख। 10% डिबेंचर है 1160 लाख का, 1160 लैक्स। 12.5% लोन है 480 लैक्स का। उसके बाद EBIDAT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिशिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड टैक्स आपको दिया हुआ है। मार्केट प्राइस भी दी हुई है। चलो ठीक है। टीके लिमिटेड का प्लान क्या है? अब इस क्वेश्चन में क्या है ना, दोनों कंपनी अपना अपना प्लान बना रही है कि मैं मर्जर इस कंडीशन पे करूंगा, मैं मर्जर इस कंडीशन पे करूंगा। तो पहले टीके लिमिटेड का प्लान देख लेते हैं, फिर एसके लिमिटेड का भी प्लान देख लेंगे। सो पहले टीके लिमिटेड का प्लान देखो क्या है। वो बोलता है कि मैं आपको जो एसके लिमिटेड की जो बिजनेस की वैल्यू है वो कितनी होगी, एज अ होल विच विल बी 7 टाइम्स द EBIDAT। उनके EBIDAT का 7 गुना मैं दे दूंगा, माइनस आउटस्टैंडिंग डेट यानी कि 480 लाख, टू बी डिस्चार्ज बाय ओन शेयर यानी कि मेरे शेयर जो कि 220 रुपए के हैं, एट अ मार्केट प्राइस। तो ध्यान देना सबसे पहले मैंने एसके लिमिटेड का EBIDAT लिया, वो आया 230। मैंने फिर मल्टीपल लिया जो कि 7 गुना है, तो मार्केट वैल्यू आई 1610 रुपये, 1610 लाख। पर उसमें से डेट माइनस करना था 480 का, कर दिया सर, तो आया 1130 लाख रुपए देने बनते हैं वैल्यू। और वो मैं दे रहा हूँ 1130 लाख, कोई कैश थोड़ी दे रहा हूँ मैं उनको, मैं अपने कंपनी के शेयर दे रहा हूँ जिसकी मार्केट प्राइस है 220। यानी कि मैं कितने शेयर दे रहा हूँ? 5.13636, 5,13,636 नंबर ऑफ शेयर में उनको दे रहा हूं। मेरे एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं? 24 लाख के सर। टोटल कितने हो जाएंगे? अभी 24 है तो टोटल हो जाएंगे 29, ध्यान देना 29.13636, ये टोटल नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे। ठीक है, मान ली बात को। अब आते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने में। ये है अर्निंग बिफोर टैक्स ना, टैक्स का रेट कितना है सर? 30%। अब इस क्वेश्चन में हम पहुंचेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक, क्योंकि आफ्टर मर्जर हमको उन्हीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का टोटल करना है। तो शुरुआत करते हैं सर दोनों के EBIDAT, ये जो भी है EBIDAT से। सो ध्यान देना, मैंने लिया 800 लैक्स यहाँ पे और 230 लाख यहाँ पे, दोनों का EBID। सबसे पहले हम क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट माइनस करेंगे। 10% 1160 पे कितना होता है सर? 116। और 12.5% 480 पे कितना होगा? वो होता है 60। माइनस कर दिया। अब आ गया आपका EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स, तो 684, ये आ गया 170। सीधा सीधा उसको 70% से मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल लो, तो ये आता है 119 और ये आता है 478.8। अब दोनों का अगर आप टोटल कर लोगे तो वो आता है 597.8। ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोनों का, ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोनों का, ये है नंबर ऑफ शेयर पहले प्लान के हिसाब से 29.13636। अगर आप ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे 29.13636, तो EPS आएगा 20.5173। तो EPS आएगा आपका 20.5173।
2 ले लो 2 डेसिमल में, ठीक है। अब एक्वायर होने के बाद अगर आप एग्जिस्टिंग, ध्यान देना इन्होंने एग्जिस्टिंग ईपीएस तो नहीं निकाला था, पी रेशो भी नहीं निकाला था। देखो इनका इंडिविजुअल जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो 478.8 था, एक्वायरर का बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इस 478.8 को डिवाइड करोगे 24 लाख के नंबर ऑफ शेयर से तो आपका मर्जर के पहले का ईपीएस आ जाएगा, वो आता है 19.95। और मार्केट प्राइस कितनी थी मर्जर के पहले? 220, यानी कि आपका पी रेशो भी आ जाएगा, जो कि हम मर्जर के बाद मान के चलते हैं कि कंटिन्यू करेंगे 11.03। अगर आप उसको कंटिन्यू करते हो, .03 को मैं इसको ना थोड़ा इधर लिख लेता हूँ। अगर आप उसको कंटिन्यू करते हो 11.03 को, तो आपकी मार्केट प्राइस आ जाएगी मर्जर के बाद की। प्रोसीजर देख रहे हो कितनी खतरनाक होती जा रही है। 226.34। ये सिर्फ पहला वाला प्लान हुआ जहाँ पे आपने इतना सारा कैलकुलेशन किया। मैं आपको एक बार ये समझा देता हूँ। क्वेश्चन बोलता है नेट कंसिडरेशन पेबल निकालो। 1130 लाख हमने निकाला था, याद है, पहले प्लान के हिसाब से। फिर नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड हमने निकाला था 5,13,600, राउंड ऑफ आया था। ये देखो राउंड ऑफ किया उन्होंने। हमने बाद में ईपीएस भी निकाला था, वो आया था 20.52। मैं आपको पीछे ले जाता हूँ, ये देखो ईपीएस आया 20.52। और मार्केट प्राइस भी निकालोगे तो एग्जिस्टिंग पी रेशियो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मार्केट प्राइस पूछा है, हाँ, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस आफ्टर एक्विजिशन, ये रहा 226.34। थोड़ा दिमाग लगा के अगर आपने काम किया ना तो आपके कैलकुलेशन बहुत बच जाएंगे। इंस्टीट्यूट ने सेकंड वाले पार्ट में मार्केट प्राइस निकालने के लिए बहुत कुछ वापस से कैलकुलेट करा है, और यहाँ पे भी बहुत कुछ वापस से कैलकुलेट करा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। सो आपने 7 टाइम्स ईबीआई डीएटी लिया, लेस डेट किया, तो आपका कंसिडरेशन आ गया। उस कंसिडरेशन को आज की मार्केट प्राइस जो एक्वायरर की उससे डिवाइड किया तो नंबर ऑफ शेयर कितने देने चाहिए वो आ गया, ठीक है। अब आपने धीरे धीरे चालू करा दोनों कंपनी का। आपने दोनों कंपनी का ले लेना चाहिए था ये पूरा ईबीआई डीएटी लिया, इंटरेस्ट माइनस करके टैक्स माइनस करा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करा, तो आपका ईपीएस आ गया। सर कहानी खत्म। ईपीएस आया, ईपीएस को पी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, दूसरा प्लान क्या है? एसके लिमिटेड का प्लान देखते हैं क्या है। वो बोलता है कि मुझे 1 शेयर चाहिए हर 2 के बदले, यानी कि वो सीधा सीधा 1:2 की डिमांड कर रहा है। ये 7 गुना 8 गुना ये सब छोड़ो, तो यानी उसके पास जो 12 लाख शेयर है वो उसमें 0.5 मांग रहा है 1:2। तो वो कितने शेयर मांग रहा है? 3 लाख। 3 लाख शेयर टीके लिमिटेड में चाहिए जिसकी मार्केट वैल्यू 220 रुपये, यानी कि 3 लाख यानी 660 लाख रुपीज़ उसको पेबल आ जाएगा। बहुत आसान है ये, तो बहुत अच्छी बात है। हम जो एक्वायर कर रहे थे हम उसमें उसको 5 लाख शेयर दे रहे थे। अच्छा सॉरी, मेरी गलती है, मेरी गलती। 3 लाख थोड़ी होएगा आधा, ये होएगा 6 लाख। अब आप अगर इसको 6 लाख से डिवाइड करोगे तो तकरीबन 1320 लाख का पेबल आता है। सही बात है। अब वो ज़्यादा मांग रहा है, हम तो उसे 1130 लाख देने में थे, वो 1320 लाख मांग रहा है। 1320 नहीं दे सकते। अच्छा 1320 तो उसकी वैल्यू हो गई। बाद में देखो यहाँ पे, ये तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। नंबर ऑफ शेयर कितने लोगे? अब ध्यान दो, 24 लाख तो हमारे पास पहले थे, 6 लाख और दे रहे हो, तो अब ये 29 से नहीं 30 से डिवाइड होगा। ये 30 से डिवाइड होगा तो ईपीएस आएगा, फिर पी रेशो तो वापस सेम है। ये देखो बाकी सारी कहानी सेम है। यहाँ आपने बोला कि आपको आधे शेयर चाहिए, 12 लाख के 6 लाख चले गए। उस 6 लाख को, ये गलत लिखा है इंस्टीट्यूट ने, मतलब लिखने का तरीका गलत है। 6 लाख शेयर आपको 220 पे मिलेंगे तो 1320 लाख हो गए। इसके बाद में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अब आप 30 लाख शेयर से डिवाइड करोगे तो नया ईपीएस आया। इस नए ईपीएस को पुराने पी रेशो से मल्टीप्लाई करोगे तो नया मार्केट प्राइस आएगा। कहानी खत्म। लास्ट पार्ट ये बोलता है कि ये मर्जर करने से फ़ायदा क्या होता है। मर्जर करने से क्या फ़ायदा होता है? देखो सिनर्जी बेनिफिट मिलता है, हमने देखा है पहले। आपकी कॉस्ट रिडक्शन होती है। मैंने बोला था एमआरएफ टायर जो पड़ रहा था टाटा मोटर्स को गाड़ी में लगाने के लिए, पहले वो प्रॉफिट ऐड करके टायर बेचता था। अब हमारी कंपनी है, काय को प्रॉफिट ऐड करेंगे, कॉस्ट रिडक्शन हो गया। ऑपरेटिंग इफिशिएंसी, एक और चीज़ बताता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल
दो अलग अलग कंपनी है, दो अलग अलग कंपनी में देखो अलग अलग ऑफिसेस है, ठीक है। हो सकता है दोनों के ऑफिसेस में सिर्फ 70% कैपेसिटी में लोग बैठे हो, बाकी 30% वेस्ट जा रहा है। तो आप रेंट भी बचा सकते हैं काफ़ी सारे ऑफिसेस को बंद करके, लोगों को शिफ्ट करके। इसके बाद में दो अकाउंट्स मैनेजर की जगह अब एक की ज़रूरत है तो एक को फायर कर सकते हो। काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़, जब मर्जर होता है ना तो काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ में इसकी जॉब जाती है, तो कॉस्ट रिडक्शन भी होता है। मार्केट में आपका शेयर बढ़ता है। अब जियो और एयरटेल अगर एक हो जाएंगे तो कितना मार्केट मिल जाएगा उनको, ऑलमोस्ट सारा ही मार्केट उनका हो जाएगा। कंपटीशन अवॉइड हो जाता है। जियो एयरटेल पहले कंपटीटर थे, अब एक होने के बाद में कहाँ का कंपटीशन रहा? कोई आइडिया वोडाफोन से उनको कंपटीशन मिलना है? नहीं, ये है उनके फ़ायदे। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 28 आपका एग्जैक्टली ऐसा ही है। ये देखो इसमें भी 12 लाख और 6 लाख के शेयर्स हैं। इसमें भी उन्होंने वही निकालने बोला, कंसिडरेशन बताओ कितना, कितने शेयर दोगे, ईपीएस क्या होगा बाद में, मार्केट प्राइस क्या होगा और बेनिफिट बताओ। बेनिफिट वही लिखना है आपने। हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखना, कैलकुलेशन एक्सेप्ट ईपीएस में भी राउंडेड ऑफ टू डेसिमल इन लैक्स, तो ऐसा ही निकालना, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। इसके बाद 29 जो है और 30 जो है और 31 हम लेंगे। 29 30 में जो भी चीज़ कवर होती है वो 31 में होती है। तो 31 एक थोड़ा डिफिकल्ट और बेटर क्वेश्चन है, और लेटेस्ट क्वेश्चन, लेटेस्ट तो खैर नहीं होगा पर अच्छा है। 31 के बाद 32 छोटा है तो मैंने वो आपको होमवर्क दिया, और 33 थोड़ा बड़ा है, मतलब इन सब में 33 सबसे बेहतर है, डिफ़िकल्ट है तो वो मैं लूँगा 31 और 33। उसके बाद हम आगे और कंटिन्यू करेंगे। फ़िलहाल के लिए सर सिर्फ इतना ही। सी यू।